हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्हों ने सिस्टम का जो आर्किटेक्ट था उसको हरा दिया था, लेकिन मरते मरते वो एक भविष्यवाणी करता है और जिन्हों से कहता है कि जब तुम्हारी मौत आएगी तुम उसको रोक नहीं पाओगे। और जिन्हों भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है ठीक है ऐसा ही होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी सभी लोग मिस्टर च्यूल, मिस्टर चोई और बाकी सभी हंटर्स का जो कि डंजन के अंदर गए हुए थे जिन्हों को बैकअप प्रोवाइड करवाने के लिए, उन सभी लोगों का बाहर वेट कर रहे होते हैं। लेकिन काफी ज्यादा समय हो गया होता है, वो लोग आए नहीं हुए होते हैं। यहाँ पर हंटर्स बात कर रहे होते हैं कि हंटर गिल्ड को अंदर गए हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, आखिरकार उन लोगों को भी कितना समय लगेगा। बाकी सभी लोग भी यही चीज बातें कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कब वो लोग बाहर आएंगे। हर जो हंटर्स होते हैं वो हंटर्स आपस में ये भी बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर गए हुए होते तो पक्का हम लोग तो खत्म ही हो जाते। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ से काफी सारे लोग आ रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि हंटर्स जो अंदर से आ रहे हैं वो काफी ज्यादा घायल है। अभी चीज देखकर बाकी सभी जो लोग होते हैं बाहर खड़े इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, हंटर गिल्ड के जो इलाइट मेंबर्स हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों को पीटा गया है। आखिरकार सी रैंक के गेट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तो असल में वो लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि अब वो लोग तो लो रैंक के हंटर्स हैं भाई, और ये लोग इलाइट मेंबर्स हैं, वो भी सबसे बेस्ट गिल्ड के। फिर भी इन लोगों की हालत खराब हो गई और इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिस्टर च्यूल बाहर आके उन लोगों से बोलते हैं कि क्या तुम सभी लोग करेज गिल्ड से हो, क्या आप हमारी मदद करेंगे हमारे साथ जो कैजुअलिटीज हुई है इनको ट्रांसपोर्ट करने में। वो कहते हैं क्या कैजुअलिटीज। मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ बिल्कुल, देख ही सकते हो। और फिर फाइनली जिन्वो भी उस गेट से बाहर आ जाता है। जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो असलियत का आर्किटेक्ट है वो शायद कहीं और ही है। मुझे कुछ के जवाब मिल गए हैं लेकिन सभी के नहीं, और जहाँ तक मेरे को लगता है वो भी ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करेगा मेरे को ये सब कुछ बताने में। जब सांग जिन्वो बाहर आता डंजन से तो मिस्टर च्यूल उसको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं मिस्टर जिन्वो आज के इस रेड में लगभग 20 हाईएस्ट रैंक के हंटर्स की मौत हो गई है। उन लोगों ने बताया है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम मेरे से कह रहे थे कि तुम इस डंजन को अपने दम पर क्लियर करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने करज गिल्ड से कहा था कि डबल डंजन की जो रिपोर्ट है वो बाहर जाके गिल्ड को बता दे, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो लोग मेरी हेल्प के लिए जाएंगे। आज जितने भी हंटर्स की मौत हुई है ये सभी मेरी वजह से हुई है। इसके बाद जिन्वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि मैं हंटर गिल्ड को और सर्वेलेंस टीम को थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं उन्हीं लोगों की वजह से बच पाया हूँ। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं सर्वेलेंस टीम हरदम नोटिफाई करके बता देती है जब एस रैंक के हंटर्स कभी भी किसी रेड में जाते हैं, और हंटर गिल्ड से मदद मांगने का जो डिसीजन था वो मेरा खुद का था। मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन इतनी ज्यादा हो जाएगी ये मुझे नहीं मालूम था। इसके बाद वो जिन्वो से पूछते हैं कि वैसे तुमको कैसे मालूम था कि इस जगह पर एक डबल डंजन है। जिन्वो उनको बताता है कि मेरे को डबल डंजन ने खुद बुलाया था। वो कहते हैं क्या डबल डंजन ने खुद बुलाया था, इसका क्या मतलब है। जिन्वो उसको बताता है कि हाँ मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ था, उसमें मेरे को बताया गया था कि मेरे को यहाँ पर आना है। मिस्टर च्यूल उससे बोलते हैं तो क्या मैं उस मैसेज को देख सकता हूँ, लेकिन जिन्वो उनको मना करता है और कहता है कि वो मेरे दिमाग के अंदर है, सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूँ। अभी बात सुनने के बाद मिस्टर च्यूल भी थोड़े से हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे को शक हो रहा है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों की आज मौत हुई है तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है। मैं इस बंदे को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हम अपने कॉमन सेंस के दम पे तो नहीं। अभी मिस चाइन जिन्वो के पास आती है। वो जिन्वो से पूछती है कि मिस्टर जिन्वो आप ठीक तो है ना। जिन्वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी जिन्वो को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। अरे नहीं। और ऐसा कहने के बाद जिन्वो वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं मिस्टर जिन्वो क्या हुआ। सभी लोग भागते हुए जिन्वो की मदद के लिए आते हैं और फिर वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग कोरिया की उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा डंजन ओपन हो गया है, और वहाँ पर काफी सारी गाड़ी में भर भर के माना क्रिस्टल्स लाए जा रहे थे। और ये थोड़े बहुत माना क्रिस्टल्स नहीं थे, ये टन्स ऑफ टन्स माना क्रिस्टल्स थे। बड़े बड़े ट्रक में भर भर के काफी सारे माना क्रिस्टल्स यहाँ पर लाए जा रहे थे। इस रैंक का हंटर यूरी कहता है 2 लाख टन माना ऑफ क्रिस्टल्स। हाँ मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इनफ होंगे एक मैजिकल सर्कल बनाने के लिए। और एक बार मैंने गेट के आसपास बैरियर बना दिया तो इन क्रिस्टल्स के अंदर से माना निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और उस पॉइंट पर मैजिक सर्कल इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कि वो इस चीज को रोक पाए। लेकिन ये कितना अजीब है ना। तभी उनके बगल में जो असिस्टेंट होता है वो उससे पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या सर, जिसपे वो कहता है कि अरे नहीं नहीं बैरियर तो एकदम परफेक्ट
परफेक्ट है, लेकिन मेरे को ऐसा सेंस हो रहा है कि हमारे आसपास कोई है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या मतलब? यूरी कहता है कि कौन हो तुम, अपने आप को मेरे सामने लाओ। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा होता है। वो भी सोच रहा होता है कि कोई तो है यहाँ पर, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है। जिसपे जो एम्प्लॉय होता है उससे पूछता है क्या किसी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सेंस हो सकता है कि वो इस जगह पर आ जाए, जबकि डंजन ब्रेक तो कल होने वाला है। इस पे यूरी उससे बोलता है कि मैं तुमसे ये कभी नहीं कहा कि वो एक इंसान है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या? इसके बाद हम लोग उसी इंसान को देखते हैं जिसकी सेंस अभी अभी यूरी को हुई थी। एक्चुअल में वो इंसान बोल रहा होता है ओ मैं देख सकता हूँ एक इंसान जिसकी बहुत ही ज्यादा शार्प सेंसेस हैं, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि कुछ भी अजीब बात नहीं है इसके बारे में ही। और अगर मैं इसकी पावर को देखूं तो उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में कोई अजीब बात है। लेकिन आखिरकार ये फाइनली हो गया। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। ट्रेजेडी शुरू होने वाली है। सोल्जर्स, हंटर्स सभी लोग यहाँ पर आसपास आ गए थे और यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए गए थे ताकि सिविलियंस यहाँ पर एंटर ना कर पाए, और बाकी जो आर्मी फोर्सेस थी उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया था। यहीं पर ही दूसरी तरफ ब्लेड गिल्ड के जो हंटर्स होते हैं उन लोगों को दिखाया जाता है। उनमें जो गर्ल हंटर होती है वो कहती है कि इतनी सारी आर्मी को यहाँ पर बुलाया जा रहा है तो हम लोगों को क्यों बुलाया गया है। जिसपे ब्लेड गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है अगर यूरी का जो स्ट्रेटेजी है, उसका जो प्लान है, अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पर कोई तो हंटर्स चाहिए ना जो कि फ्रंट लाइन हंटर के तौर पर यहाँ पर उस चीज को संभाल पाए। जिस पे वो कहते हैं अच्छा तो ये सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड है। तभी वहाँ पर जो मिनोरी नाम का हंटर होता है वो कहता है कि हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक कि हम लोग फ्रंट लाइन पे रहेंगे, हम हंटर्स और इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। और सामने जो बहुत बड़ा सा गेट ओपन होने वाला होता है उसको देखते हुए कहता है ये चीज दिखाती है कि जब असली तबाही आती है तो इंसान कितना ज्यादा हेल्पलेस हो जाता है। यूरी जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहा था कि यहाँ पर जितने भी माना क्रिस्टल्स रखे गए हैं वो सही से रखे गए नहीं रखे गए हैं, वो कहता है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन एकदम सही चल रहा है। अगर सब कुछ इसी तरीके से सही चलता रहा तो इस गेट को मैं अपने दम पर ही संभाल लूंगा। एक ऐसा इंसान जिसने की अपने दम पर एस रैंक के गेट को संभाल लिया। हाँ लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे अदर हंटर्स भी हैं जो कि इस टाइटल के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। मैं तो बस थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हूँ। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा यहाँ पर अपने दिमाग को ताजा करने के लिए अल्कोहल पीने लग जाता है, जिसको देखकर जो असिस्टेंट होता है वो कहता है क्या मिस्टर यूरी आप अल्कोहल? जिसपे वो कहता है अरे अरे चिंता मत करो यार, मैं तो सिर्फ अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन दूंगा। तुमने शायद आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, तुमको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे यहाँ पर टोटल कितने एस रैंक के हंटर्स हैं? असिस्टेंट को बताता है कि टोटल यहाँ पर 15 हैं। जिसकी बात सुनने के बाद यूरी बोलता काफी छोटी ऑडियंस है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वैसे अमेरिकन क्या कर रहे हैं, क्या वैसे जापान से कोई एस रैंक का हंटर नहीं आया? असिस्टेंट उसको बताता है जैसा कि उनके खुद के देश में एक एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है, तो वहाँ से तो कोई नहीं आया है। लेकिन सिर्फ ऐसा वहाँ पर नहीं है, एस रैंक के जो गेट्स हैं वो काफी सारी जगहों पर अपीयर हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और भी अलग अलग नेशंस। जिसकी बात सुनने के बाद यूरी बोलता है मैं देख सकता हूँ तो पूरी दुनिया के जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी लोगों के पास अच्छे हंटर्स की कमी है। और तभी उन लोगों के सामने जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसको देखकर जो असिस्टेंट होता है कहता है हाँ? अरे गेट ओपन हो गया है। और जैसे वहाँ पर गेट ओपन होता है इस तरफ जिन्वू की तुरंत आँख खुलती है और फिर हम लोग को जिन्वू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू एकदम से उठता है, चारों तरफ नजारा देखते हुए कहता है क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? अरे नहीं यार। और तभी वहाँ पर अंदर योजिन आता है। वो जिन्वू को बेड पे बैठा हुआ देख कर कहता है सर फाइनली आप उठ गए। जिन्वू भी उसको वहाँ पर देख कर कहता है मेरे साथ क्या हुआ? लेकिन योजिन जिन्वू को ठीक देख कर काफी ज्यादा तेजी से रोने लगता है। उससे बोलता है सर आप फाइनली उठ गए, मैंने तो सच में सोचा था कि आप मर गए, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप 3 दिन तक सोते रहेंगे। ये बात सुन के जिन्हों कहते हैं क्या मैं 3 दिन से सो रहा हूँ? योजिन उसको कहता है कि हाँ सर मेरे को आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन जिन्हू तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहते क्या 3 दिन तक? क्या सच में मेरे अंदर जो फटीग था वो इतना ज्यादा बन गया था? वैसे मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उस आर्किटेक्चर ने एक्चुअल में जो मेरे को पूरा वॉर दिखाया था मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। लेकिन 1 मिनट, मैं 3 दिन से सो रहा हूँ, मैं 3 दिन से सो रहा हूँ, इसका मतलब? तभी वो योजिन को चिल्लाते हुए कहता है योजिन जल्दी मेरे को सब कुछ अपडेट दो। योजिन से कहता है कि हाँ अपडेट ठीक है, लेकिन किस चीज के ऊपर? जिन्हों उससे बोलता है कि जो जापान में एस रैंक का गेट ओपन हुआ है उस चीज के बारे में, क्या हुआ वहाँ पर? योजिन बोलता है अच्छा चीज क्या बात कर रहे हैं? हाँ वैसे। और फिर योजिन वो स्टोरी सुनाने लगा था। इसके बाद फिर से हम लोग जापान में उस दिन का सीन देखते हैं कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था। तो ये सीन वहीं से स्टार्ट होता है और जैसे ही गेट ओपन होता है उसमें से काफी सारे बड़े बड़े बीस्ट्स आने लग जाते हैं। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो हंटर्स, आर्मी के लोग, बाकी सभी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये
बहुत ज्यादा बड़े बीस्ट थे। अब इन लोगों को देख कर वो लोग कहते हैं क्या जाइंट्स, ये तो जाइंट्स हैं। लेकिन ये लोग तो ज्यादातर समय एक बॉस के तौर पर जो हाईएस्ट लेवल के ए रैंक के गेट्स होते हैं वहीं पर अपीयर्स होते हैं। बाकी सभी लोग तो इन लोगों को देखकर डर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूरी होता है वो तो बिल्कुल भी डर रहा होता है। वो कहता है ये सब तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, और अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है कि अब मेरे पास आओ। और यहाँ पर आसपास जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें से माना निकलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन बीस्ट्स को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद वो बीस्ट यहाँ पर जो उसने शील्ड बनाई हुई होती है उसको ब्रेक करने लगता है अपने वीपन की हेल्प से। अब इस चीज को देख कर यूरी कहता है वैसे बीस्ट्स को ज्यादातर ए रैंक के गेट्स में ही देखा जाता है, किसने सोचा था कि तुम यहाँ पर मिलोगे, लेकिन तेरे को क्या लगता है कि तू मेरा बैरियर ऐसे ही तोड़ देगा। और शायद यहाँ पर जो बीस्ट होता है उसकी इस बात को भाई सीरियस ले लेता है, और वो भाई सच में उसने जहाँ पर बैरियर बनाया हुआ होता है उसको ब्रेक कर देता है। बस यूरी की पूरी फट जाती है, उसका तो पूरा रूह कांप जाता है भाई, उसकी तो पूरे पसीने छूटने लग जाते हैं शरीर से। वो कहता है और वो बीस्ट उसके जो पूरा का पूरा उसने यहाँ पर बैरियर बनाया हुआ होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और अपनी आंखों के सामने अपने बैरियर को टूटता हुआ देखकर यूरी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम लोग सांग जिनवू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको कि असल में सारी कहानी योजिन बता रहा था। योजिन बताता है कि सर वो रेड फेल साबित हुई। ये बात सुन के जिनवू भी थोड़ा सा परेशान होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग योजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन यो म्यूंग को देखते हैं, जो कि एक्चुअल में योजिन के फादर होते हैं, जो कि अपने ऑफिस की टेबल पर ही सो गए होते हैं। तभी उनकी आंख खुलती है, वो अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि और तभी उनका जो सेक्रेटरी होता है वो वहाँ पर आता है। उसको देखकर चेयरमैन उससे बोलते हैं कि आखिरकार मैं कब से सो रहा था। सेक्रेटरी उनको बताता है कि सर आप लगभग 23 घंटे 46 मिनट से सो रहे हैं, और जैसा कि आपने मेरे को ऑर्डर दिया था कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं उठते हैं तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ, तो मैं बस कार को रेडी ही करवा रहा था। वैसे सर यहाँ पर 2 रिसेंटली न्यूज है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। वो उनको एक फाइल देते हुए कहता है कि पहले तो ये कि एक पेशेंट है जो कि असल में एटर्नल स्लमर से ठीक हो गया है। ये बात सुन के चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या एक ऐसा इंसान जो कि एटर्नल स्लमर से उठा है। वो फाइल को ओपन करते हुए कहता है कि हाँ सर, वो मिस्टर सांग जुनवू की मदर हैं। अब उनकी फाइल को देखकर चेयरमैन अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सांग जुनवू के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो एटर्नल स्लमर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। जिसपे चेयरमैन कहता है कि हाँ चलो ठीक है, वैसे दूसरी न्यूज क्या है। इसके बाद सेक्रेटरी उनको सेकंड न्यूज बताता है। वो बताता है कि सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है। वो लेडी आकर वहाँ पर उससे पूछती है तुमको ये सब कुछ कब से मालूम था, और वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग को उसके आगे की कहानी बताई जाती है कि एक्चुअल में जब बड़े बड़े मॉन्स्टर्स उस डंजन को ब्रेक करके वहाँ से बाहर आने लग गए थे, तो योरी के साथ और बाकी लोगों के साथ वहाँ पर क्या हुआ। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बड़े बड़े जो बीस्ट्स होते हैं वो योरी को मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। हालांकि योरी वहाँ पर काफी ज्यादा ताकत लगाता है, लेकिन उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी उनमें से जो एक बीस्ट होता है वो उसको पकड़ के उसको उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। और ये सीन देखकर तो योरी काफी ज्यादा तेजी चिल्लाता है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई होती है और वो बीस्ट योरी को खा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो आर्मी आई हुई थी वो भी अपने यहाँ पर वेपन से और जो भी उन लोगों के पास हथियार थे उससे यहाँ पर उन बीस्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर से भी उन बीस्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उन बीस्ट्स को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो बीस्ट्स आसपास जितनी भी सारे यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं जिन जिन चीजों से, उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ जो नजारा था वो ब्लेड गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर था वो भी देख रहा था। वो कहता है कि इस प्रकार के वेपन्स मैजिक बीस्ट के ऊपर काम नहीं करते, हमको यहाँ पर खड़े रहकर सिर्फ ये सब कुछ देखना नहीं चाहिए, हमको वहाँ पर चलकर उन लोगों को हराना चाहिए। इसके बाद बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी उन मैजिक बीस्ट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनमें से जो हंटर गर्ल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैं इसकी आंखों से गायब हो जाऊं तो ये हमारे मूव्स को देख ही नहीं पाएगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाती। वो बीस्ट उसको एक पंच हिट करता है, हालांकि वो उस पंच से बच जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो मूवमेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। ये बीस्ट तो सच में काफी ज्यादा अलग है। हम इस समय टोक्यो की सिटी के ऊपर उड़ रहे हैं और हम इतने ऊपर से भी पूरी सिटी को बर्बाद होते हुए साफ साफ देख सकते हैं। क्या इस क्राइसिस से हंटर्स हम लोगों को बचा पाएंगे? और ये सारी जो न्यूज होती है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रही होती है, जिसको कि सांग जिनवू भी देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर इतनी तेजी से ये गेट बढ़ता रहा तो ये पूरे एशिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि जेजू आइलैंड पे हुआ था। मेरे को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी जिनवू की जो सिस्टर होती है जिन्हा,
वो जिन्वू से बोलती है कि तुम मत जाओ जिन्वू, तुम मत जाओ। ये बात सुनकर जिन्वू पीछे देखता है। जिन्वू अपनी सिस्टर से बोलता है अब इसका क्या मतलब समझूं मैं। उसकी सिस्टर उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पर जरूर जाओगे और इसीलिए मैं तुमको वहाँ पे जाने के लिए मना कर रही हूँ। ये बात सुनकर जिन्वू थोड़ा सा सोचता है। जिन्वू अपनी सिस्टर से बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने ऊपर काफी ज्यादा लोड ले लिया है, मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बहुत लंबा ब्रेक लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि पार्क में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर बेरू अपेयर होता है। जिन्वू बेरू से बोलता है कि बेरू बेरू उससे बोलता है कि हाँ बोलिए मेरे किंग। जिन्वू उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम हरदम जिन्हा को देखते रहना, क्या तुम फिर से ड्रामा तो नहीं देखने लग गए ना। ये बात सुन के बेरू थोड़ा सा नाराज होता है। वो समझ जाता है कि किस चीज की बात कर रहे हैं। इस पे जिन्वू उससे कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ वैसे वो कैसी है। बेरू उसको बताता है वो सोने के अलावा कुछ और काम नहीं करती मेरे किंग। जिन्वू ये बात सुन के अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है वो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। 4 साल पहले मेरे पहले रेड को छोड़कर उसने मुझे कभी भी रेड पर जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। मम्मी को क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है। उसको देखकर वो सोचता है ये कौन आ गया। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक्चुअल में ये कार चेयरमैन की थी जिसने की जिन्वू को यहाँ पर बुलाया था। जिन्वू उसके सामने बैठा हुआ होता है। जिन्वू उससे बोलता है कि आखिरकार तुमने मेरे को यहाँ पर किसने बुलाया है, क्या काम है तुमको मेरे से। चेयरमैन यू उससे बोलते हैं कि हेलो जिन्वू, जैसा कि तुमको पहले से ही मालूम है कि मैं हूँ चेयरमैन यू म्यूंग, द चेयरमैन ऑफ योजिन कंस्ट्रक्शन। वो जिन्वू को एक खाली चेक देते हुए कहता है मैं कोई अकड़ू अमीर इंसान नहीं हूँ जो कि ये सोचता हो कि मनी से कुछ भी खरीदा जा सकता है, स्पेशली जब ये डील एक एस रैंक के हंटर के साथ की जा रही हो, तो इसको आप मेरी ईमानदारी ही समझ सकते हैं। जिन्वू ये सब कुछ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है मैं समझ गया, इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस रूम के अंदर जो कुछ भी बातचीत करेंगे वो बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने मेरे को यहाँ पर अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बुलाया होगा। इसके बाद जिन्वू भी उनसे बोलता है कि आखिरकार एग्जैक्टली आप मेरे से क्या चाहते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि ठीक है तो मैं तुमको एकदम ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे को भी वही सेम बीमारी है जो कि तुम्हारी मदर को थी। ये बात सुन के जिन्वू थोड़ा सा हैरान होता है। वो उनसे बोलता है कि क्या योजिन इस चीज के बारे में जानता है, जिसपे वो कहते हैं मेरे डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरे सेक्रेटरी यही 3 लोग हैं और इनके अलावा ये चीज किसी को नहीं पता है। ये बात सुन के जिन्वू कहता है हाँ मेरे को लगता है कि मैं चौथा हूँ। ये बात सुन के वो भी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो जिन्वू को आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने काफी सारा रिसर्च किया और फाइनली मेरे को सिर्फ एक चीज मालूम चली और वो सिर्फ ये कि इस बीमारी से सिर्फ एक लौता इंसान है जो कि बचा है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है जो कि सिर्फ तुम्हारी मदर के साथ हुआ है। मिस्टर सांग जिन्वू, मैं असल में सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि सच क्या है, और अगर तुम मेरी मदद कर देते हो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। आपने जो मेरी मदद की है ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। उनकी बात सुनने के बाद जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को आज ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को सारे डिसीजंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं जापान में, उसी जगह पर जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने जापान के उस सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। रिपोर्टर्स जो कि हेलीकॉप्टर पे बैठकर पूरी सिटी का नजारा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और लाइव टेलीकास्ट सभी लोगों को दिखा रहे होते हैं। कैमरामैन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ बैठा हुआ जो दूसरा इंसान होता है वो कहता है कि बीस्ट हमारी बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं जैसा कि मानो वो पेड़ उखाड़ रहे हो, और ये इस तरीके से यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है ये इंसानों का नामो निशान पूरी तरीके से मिटा देना चाहते हैं और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा तो बेकार बना रहा है। वो ये है कि ये लोग इंसानों को भी खा रहे हैं। आर्मी भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि वो इन लोगों को रोक पाए, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़े हैं और जैसा कि हम लोगों को मालूम ही है कि जो बीस्ट्स होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, उन लोगों के ऊपर आजकल के मॉडर्न वीपन इन लोगों के ऊपर असर नहीं करते हैं। और ये मॉन्स्टर्स उन आर्मी वालों को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं और खत्म करते जा रहे होते हैं जो भी उनके रास्ते में आ रहा होता है। कैमरामैन अपने साथी से कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग को यहाँ पर जो रिपोर्ट्स मिली है उसके अनुसार हम लोग सभी सेफ हैं। अगर हम लोग उन लोगों पर पहले अटैक नहीं करेंगे और उन लोगों से दूर रहेंगे तो हम लोग तब तक के तो सेफ ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सामने जो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है वो है। बाकी जो अदर जाइंट्स हैं वो तो गायब से हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी गेट के सामने खड़ा है, मानो जैसा कि गेट की वो रक्षा कर रहा हो। उसका साथी उससे पूछता है कि ये गेट की रक्षा कर रहा है या किसी का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन उससे कहता है कि
जैसा तुम सोच रहे हो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। हाँ, ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज जिंदा नहीं है। कैमरामैन ध्यान से देखता है अपना कैमरा फोकस करके, वो कहता है वैसे ये सांस तो ले रहा है और ये थोड़ा बहुत हिल भी रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी जो मूवमेंट्स है वो रोबोटिक है, मानो जैसा कि इसको प्रोग्राम किया गया हो। ये मेरे को रोबोट की तरह लग रहा है। उसका साथी कहता है रोबोट? वैसे भी उस गेट के अंदर से 30 बीस्ट आए थे, हम उनमें से सिर्फ 2 को ही मार पाए। वैसे ये डंजन ब्रेक हुए कितने दिन हो गए हैं? कैमरामैन उसको बताता है कि 2 दिन से ज्यादा हो चुका है। अब ये देखना होगा कि जापान के अंदर ये सिचुएशन कितना ज्यादा बुरा होता है, और इन मॉन्स्टर्स ने पूरे जापान की उस सिटी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। जिसके बाद हम लोग कोरिया के अंदर जिनवू के नए गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर योजिन और जिनवू बात कर रहे थे। योजिन जिनवू की एक बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, क्या आप जापान जा रहे हैं? आपने क्या न्यूज नहीं सुनी? जेजू आइलैंड जो रेड थी उससे इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इतने बड़े बड़े मैजिक बीस्ट सर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जिनवू उससे कहता है, अगर मैं इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो पूरी दुनिया के लोग हमारे गिल्ड का नाम जानेंगे, इससे हमारे गिल्ड का ही नाम बढ़ेगा। उसकी बात सुनने के बाद यूजिन कहता है कि हाँ लेकिन सर, जिनवू जो कि अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है, अक्सर जिन्हा मेरे को मना नहीं करती है, उसको मेरे ऊपर विश्वास है और इसीलिए मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ वो मेरे को जाने देती है, वो मेरे को कभी मना नहीं करती। लेकिन इस बार वो चिंतित थी, क्या मेरे को असल में जापान जाना भी चाहिए या नहीं। इधर योजिन अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। जिसके बाद वो जिनवू से कहता है कि सर ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ जापान चलूंगा। ये बात सुन के जिनवू कहता है, क्या? योजिन जिनवू को बताता है जो रेड गेट एक्सीडेंट था, जेजू आइलैंड रेड और अभी जो जल्दी हुआ डबल डंजन रेड इंसिडेंट, आपको मालूम है इन सभी रेड में क्या कॉमन था? जिनवू कहता है, हाँ लेकिन उससे पहले ही। योजिन रोते हुए कहता है कि सर ये देखिए इन किसी भी न्यूज आर्टिकल्स में मैं कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। योजिन बेचारा रोते हुए जिनवू से कहता है कि सर ये सारे आर्टिकल्स देखिए, इसमें मैं कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ माना कि मैं ये आर्टिकल्स दूसरे लोगों को दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं आपके साइड हूँ, लेकिन फिर भी सर ये सब मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। अब ये बात सुन के जिनवू कहता है कि क्या? मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बिजनेस टाइकून के बेटे से मुझे कुछ ऐसा सुनने के लिए मिलेगा। योजिन जिनवू से कहता है कि और इसीलिए आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपको फॉलो करूंगा, प्लीज सर मैं आपके साथ चलूंगा। जिसकी बात सुन के जिनवू से कहता है कि अभी कुछ समय पहले ही, मतलब कुछ सेकंड पहले ही तो तुम कह रहे थे कि मेरे को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अरे तुमको पता भी है ना मैं कि कहाँ जाना चाह रहा हूँ। योजिन कहता है कि हाँ सर मेरे को आप में विश्वास है, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे मैं सेफ रहूंगा। अब योजिन की ये बात सुन के जिनवू थोड़ा सा मुंह नीचे करके मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर जिनवू खड़ा होता है और वहाँ से जाते हुए योजिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था और वैसे भी इस समय मैं जापान क्या करने जाऊंगा। उसकी बात सुन के योजिन कहता है कि सर लेकिन जिनवू उससे कहता है कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, आज तुमने काफी बेहतर किया। और ऐसा कहकर जिनवू वहाँ से चला जाता है। योजिन बस जिनवू को देखता ही रह जाता है। इस तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड से बाहर आ गया होता है। रास्ते में जाते समय जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपने शैडो सोल्जर का इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो सिस्टम का आर्किटेक्ट था वो मेरे जितना ही ताकतवर था। यहाँ तक कि मेरा जो लेवल है वो भी 100 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ऐसे काफी सारे क्रिएचर्स हैं जो कि मेरे से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, या शायद हो भी। वैसे भी ये बहुत बड़ी दुनिया है। अरे ऑफ कोर्स यार, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर चीजें होंगी यहाँ पर। मेरे को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मेरे को ये सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए कि मेरे को लगता है कि सिर्फ इस सिचुएशन को मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिनवू अपने घर में पहुँच जाता है, वो अपनी मॉम को आवाज लगाता है। जिनवू की आवाज सुन के उसकी मॉम उसे कहती है कि जिनवू वैसे तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया है ना? जिनवू से कहता है कि नहीं, क्यों? तो असल में जिनवू की मॉम ने यहाँ पर काफी सारा खाना बनाया हुआ होता है आज। जिनवू अपने मन में अभी भी वही चीज सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जिनवू अपनी मॉम से पूछता है कि वैसे जिन्हा कहाँ पर है। जिनवू की मॉम उसको बताती है कि जिन्हा कह रही थी कि उसे भूख नहीं है, और फिर जिनवू अपना खाना खाने लगता है। इसके बाद फिर से हम लोग वही सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू को योजिन के फादर ने बुलाया था अपने पास अपनी बीमारी का इलाज के लिए ना। तो उसी सीन में जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को कौन सा डिसीजन लेना है। इसके बाद वो योजिन के फादर से कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि असल में मुझे खुद भी नहीं मालूम। ये बात सुन के योजिन के फादर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या? लेकिन आखिरकार फिर तुम्हारी मॉम किस तरीके से पूरी तरीके से रिकवर हो गई? ये बात सुन के जिनवू उनसे कहता है कि चेयरमैन यो, अगर मुझे सच में मालूम होता कि उसका क्योर क्या है तो मैं खुद चाहता कि मैं उससे प्रॉफिट बना सकूं, मैं उससे पैसा कमा सकूं। और वैसे भी जब मुझे खुद ही प्रॉफिट होता
तो मैं अपना मुंह चुप क्यों रखता, मैं तो खुद ही बताता ना कि क्या उसका इलाज है। सच में मुझे खुद नहीं मालूम। और ऐसा कहने के बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन यो जिनवू से कहते हैं कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। जिनवू जब चेयरमैन यो की बिल्डिंग से नीचे आ रहा होता है, लिफ्ट में होता है, तो अपने मन में सोचते हुए कहता है वो यो जिनके फादर थे, शायद मुझे उनको सच बता देना चाहिए था, लेकिन हाँ मैं उनको उतने अच्छे से भी नहीं जानता हूँ, और वैसे भी उसने मुझे कभी बताया नहीं कि उसके फादर किस प्रकार के इंसान है, और मुझे पता भी नहीं कि उनका क्या प्लान होगा। क्या पता वो अपनी बीमारी के बारे में मेरे से झूठ बोल रहे हो, और वैसे भी होली वाटर ऑफ लाइफ बहुत ही कम बचा हुआ है, तो मेरे को इसका इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना चाहिए। हालांकि उनका ऑफर काफी बढ़िया था, लेकिन फिर भी मुझे उतना बेहतर नहीं लगा। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में जिनवू को देखते हैं, जो कि अपने घर पे खाना खा रहा होता है अपनी मॉम के बने हुए हाथ का। जिनवू जो कि खाना खाते हुए भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को क्या करना है। हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, और अभी मेरे सामने जितने भी ऑप्शंस हैं इनके हिसाब से ठीक है मैंने चुन लिया। इसके बाद जिनवू अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम मेरे को जाना होगा। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे से काफी ज्यादा ताकतवर लोग भी हैं, लेकिन जब तक मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ, तब तक तो मेरे को बैटल फील्ड पे जाना होगा और अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा, जितना मैं हो सकता हूँ उतना। जिनवू की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे फादर भी कुछ ऐसे ही थे, जब कभी भी उनको इमरजेंसी कॉल आती थी तो वो खाना खाने के दौरान ही खाना छोड़कर चले जाते थे। ठीक है तुम डिनर खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे सामान को पैक करने में। इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं, जो कि खाना खाने के बाद अपनी सिस्टर के रूम में जाता है। जिनवू अपनी सिस्टर से पूछता है कि जिन्हा क्या तुम सो गई हो। जिन्हा उससे कहते हैं कि हाँ। जिनवू उससे कहता है कि मेरे को तुमसे कुछ सेकंड के लिए बात करनी है। जिन्हा उससे कहती है कि मैं सो रही हूँ, मेरे को सोना है। जिनवू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या बताऊँ अपनी सिस्टर को। जिनवू जो कि अपनी सिस्टर के साइड में आके बैठ जाता है और उससे कहता है कि अभी रिसेंटली जो रेड हुई थी, मैं उस रेड में ऑलमोस्ट मरते मरते बचा, लेकिन जिनवू की सिस्टर कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही होती है। अब इस चीज देखकर जिनवू अपनी सिस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है वेट एक मिनट, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे सच में मैं मरते मरते बचा हूँ, मतलब मैं बस मरने ही वाला था, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में काफी ज्यादा डेंजर सिचुएशन थी। लेकिन फिर जिनवू दोबारा से शांत हो जाता है। वो कहता है कि लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसी तरीके से जिंदा वापस आ गया, और मैं जितनी बार भी घर वापस आता हूँ मैं हर बार काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता हूँ, और मैं इस बार भी वापस जरूर आऊंगा। और अपनी सिस्टर के सर पे हाथ रखते हुए उससे थैंक्स बोलता है। थैंक्स इस चीज के लिए कि तुमने इन सालों में मेरे से कभी भी नहीं बोला कि मैं घर पर रहूं। ये बात सुनने के बाद जिनवू की सिस्टर जिन्हा उसकी भी आंखों में आंसू जाता है। उसका काफी ज्यादा रोने का मन कर रहा होता है, लेकिन वो रोती नहीं है, वो सिर्फ उसकी आंखों में से आंसू आ रहा होता है। वो अपने ब्रदर से कहती है लेकिन फिर भी तुम नहीं माने ना। जिनवू से कहता है कि चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कितना ज्यादा दूर हूँ। इसके बाद अगले दिन हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को ये बताते हैं कि जिनवू जापान जा रहा है वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए। और फिर जिनवू भी यहाँ पर एक स्पीच देता है, सभी कैमरामैन न्यूज रिपोर्टर वगैरह उसकी फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं, और उस स्पीच देने के बाद मिस्टर गो भी उसको कांग्रेचुलेशन कहते हैं। और फिर जिनवू पहुंच जाता है जापान उतरने के बाद जापान के एयरपोर्ट पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी तो योजिन और जिनवू को ही देख रहे होते हैं। योजिन यहाँ पर काफी सारा सामान लाया हुआ होता है जो कि उनके इस मिशन में काम आएगा। जिनवू जो कि भाई काफी ज्यादा शानदार लग रहा होता है, और वो भी फुल फॉर्म में होता है। सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं और उसकी फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं। अब ये सब चीज देखकर जिनवू भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और एक मस्त सा पोज देता है ताकि सभी लोग उसकी एक बेहतरीन फोटो खींच पाएं। और जब वो लोग वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनका नाम भी अनाउंस किया जाता है एजिन, यानी कि ये लोग एजिन गिल्ड से हैं। और भाई जिनवू की ये वाली एंट्री, जिस तरीके से ये एंट्री ले रहा है ना भाई जापान के अंदर, वो काफी ज्यादा मस्त है भाई। फुल टफन में चल रहा है बंदा, देख रहे हैं इसको यार। वैसे भी एस रैंक का हंटर बन गया है जिनवू, अब तो भाई जोश में तो होगा ही ना। और यहाँ पर जिनवू का वेलकम किया जाता है। सांग जिनवू एस रैंक का हंटर, गिल्ड मास्टर ऑफ एजिन गिल्ड। और दूसरी तरफ है हमारा योजिन यो जिनहो, डी रैंक का हंटर, वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ एजिन गिल्ड। जापान के अंदर उस सिटी में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। वहाँ पर जो मिलिट्री के लोग थे वो बाकी जितने भी सिविलियंस थे उनकी हेल्प कर रहे थे वहाँ से उन लोगों को निकालने में, ताकि जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को सेफली उस जगह से निकाल लिया जाए। यहाँ पर जो कुछ ओल्ड लोग होते हैं वो लोग मिलिट्री वालों से बहस कर रहे होते हैं। मिलिट्री का जो सोल्जर होता है वो उनसे कहता है
कि हमारे ट्रक में वैसे ही काफी सारे पेशेंट्स हैं जो कि घायल हैं, वहाँ पर और स्पेस नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को और ले आ सकते हैं। लेकिन वो जो ओल्ड मैन होता है वो सोल्जर से कहता है कि लेकिन ये तो बहुत बेकार है, यहाँ पर लगभग 10 पेशेंट हैं जो कि पूरी तरीके से हिल भी नहीं सकते हैं। मिलिट्री का सोल्जर उनसे कहता है कि ये समय नहीं है इस चीज की चिंता करने के लिए कि जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता की जाए। जाइंट मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने ही वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। जिसपे वो ओल्ड मैन उनसे कहता है कि लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें नहीं छोड़ सकते, मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था। जिसपे वो मिलिट्री का जवान उनसे कहता है कि ठीक है, मैं भी यहीं रुकूंगा, मैं इस जगह से भाग नहीं सकता, जबकि मेरे को ये मालूम है कि यहाँ पर सिविलियंस हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ यहीं रुकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे वो वहाँ पर आ गए थे। जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उन जाइंट मॉन्स्टर को देखते ही उन लोगों पर अपने वीपन से अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन उस जाइंट मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हाथ से ही सारी गोलियों को रोक देता है। सामने जो ओल्ड मैन होता है उनके ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है। हालांकि जो सोल्जर होता है वो उन लोगों के आगे आता है ताकि वो उन लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन वो कहाँ बचा पाएगा इन लोगों को। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक अलग सी चीज आती है जो कि उस मॉन्स्टर को लगती है और वो मॉन्स्टर एक ही हिट में खत्म हो जाता है। अब ये चीज को देखकर सोल्जर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आसपास जितने भी लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या हुआ। तो असल में यहाँ पर जिन्वू का शैडो सोल्जर यानी फ्लाइंग बीस्ट काइजल आ गया था, जिसने एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। बाकी सभी जितने भी सिविलियंस होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो सभी चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये कौन आ गया। वो कहते हैं ये क्या है, और तभी जिन्वू उनके पीछे से आता है। वो उस सोल्जर से कहता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग को दूसरी जगह पे चलना चाहिए, हम लोग हॉस्पिटल से काफी ज्यादा क्लोज हैं। तभी वहाँ पर जो बिल्डिंग होती है उसपे से काफी बड़ा पत्थर वो जो ओल्ड मैन होता है उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूजिन आकर उन लोगों को बचा लेता है और जिन्वू से कहता है कि मैं यहीं पर रहकर इन लोगों की मदद करता हूँ, इन लोगों को यहाँ से निकालने में। जिन्वू भी कहता है ठीक है। और भाई ये वाला जो सेकंड पोज है जिन्वू का, ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन है भाई, फुल फॉर्म में आ गया है जिन्वू अब। और इस बार तो जिन्वू अपने स्टाइल के ऊपर पूरा भाई फोकस कर रहा है। और फिर इसके बाद शुरू होती है तबाही। जी हाँ दोस्तों, काइजल जो कि भाई फुल फॉर्म में है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना आसपास उन लोगों की काफी बेहतरीन काफी अच्छी वाली धुलाई कर रहा होता है, पीट रहा होता है मस्त एकदम। और फिर जिन्वू भी काफी तेजी से काइजल के ऊपर से जाता है और एक छलांग मारकर उसके सामने जो एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसको भी खत्म कर देता है। इस तरफ हम लोग यूएसए में एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे एस रैंक के हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे थे ओ जिन्वू जापान चला गया और मेरे सोर्सेज के हिसाब से मिसिस सेलर को अपग्रेड नहीं कर पाई, एक लेवल भी नहीं। तभी दूसरा हंटर कहता ओ तो फिर तो पक्का मरेगा, हम सभी की पावर मिसिस सेलर ने अपग्रेड कर दी है। तो हम सभी लोग जानते हैं जितने भी ऑर्डनरी हंटर्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। हाँ माना कि जिन्वू रीअवेक्ड है, लेकिन फिर भी दूसरा हंटर कहता है कि हाँ जरूर वो समझ रहा होगा कि उसके पास काफी बेहतरीन एबिलिटीज है और तुमने उन जाइंट बीस्ट्स को देखा था कितने ज्यादा बड़े हैं। वो जरूर मारा जाएगा। और मेरे को लगता है, और जहाँ तक मेरे को लगता है उसने उस जो एंट को हराया था वो भी बस ऐसा ही हो गया होगा। मैं अपनी नाव को दाव पे लगाता हूँ कि वो एक ही दिन के अंदर मारा जाएगा। तभी दूसरा हंटर कहता है कि मैं अपने पूरे घर को ही दाव पे लगाता हूँ, वो 2 घंटों के अंदर मारा जाएगा। पीछे से थॉमस एंड्री की आवाज आती है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बैट लगाता हूँ। हालांकि मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को ही बैट पे लगाता हूँ कि सांग जिन्वू सरवाइव कर जाएगा। और वैसे मैं तुम सभी लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमारे पीछे हमारे बैक यार्ड में जो एस रैंक का गेट ओपन हुआ है ना उस पे ध्यान दो। मैं तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा आश्चर्य में हूँ कि आखिरकार तुम में से कितने कल का जो डंजन ब्रेक है उसके बाद यहाँ पर दिखोगे। आसपास जो हंटर होते हैं वो तो भाई बस कुछ और ही अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसको कह रहे होते हैं यार ये दिमाग खराब कर रहा है। दूसरा हंटर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अरे यार इसको इग्नोर करो यार, छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो। थॉमस एंड्रे कहता है कि वैसे जापान इस समय काफी ज्यादा अच्छी जगह है। इसके बाद फिर से हम लोग जापान में उसी सिटी पे देखते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर बैठा हुआ जो रिपोर्टर होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो ये चीज भी रिकॉर्ड कर रहा होता है इन मॉन्स्टर्स को कोई मार रहा है। कैमरामैन का साथ ही चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग अपने घर से देख रहे हो ना, और जो इस समय मैं देख रहा हूँ इस चीज पे बिलीव कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। सांग जिन्वू का समन बीस्ट इन सभी जायंट्स को खत्म कर रहा है।
ये लोग तो इसको जिंदा ही खा जा रहे हैं। तो जिन्हों के यहाँ पर जो समनन एंट मॉन्स्टर्स थे ना, जो कि अब उसकी शैडो सोल्जर में कन्वर्ट हो चुके थे, वो सभी के सभी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर चढ़कर उसको जिंदा ही खा जा रहे थे। वो रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है, आई रिपीट, इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स को ये इंसेक्ट जिंदा ही खा जा रहे हैं। तभी इन तबाही के बीच हम एक जगह पर एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है और उसको पकड़ने जा रहा होता है अपने हाथ से। वो बच्ची रोते हुए चिल्लाते हुए वहां से भाग रही होती है अपनी जान बचाकर, और तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर का हाथ उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्हों को एक शैडो सोल्जर की हमको यहाँ पे परछाई दिखाई देती है और उस मॉन्स्टर का हाथ ही कट जाता है। इस चीज को देखकर तो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जिन्हों का सबसे बेहतरीन शैडो सोल्जर बेरू आ गया था, जिसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर का हाथ ही काट दिया था। अब वो मॉन्स्टर चिल्ला ही रहा था भाई, गुस्से में था, वो बेरू को मारने वाला था, उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता। तभी हम लोग को जिन्हों के एक और दूसरे शैडो सोल्जर की परछाई दिखाई देती है, जो कि था आयरन। आयरन काफी तेजी से अपना हथौड़ा लेकर आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और वो मॉन्स्टर बेचारा एक ही बार में मर जाता है। और आयरन उस मॉन्स्टर को मारने के बाद काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। वो छोटी सी बच्ची जो कि अभी तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अभी उसके सामने क्या हो गया, जिन्हों भी दूर से ये सब कुछ तबाही देख रहा होता है जो अभी यहाँ पर आयरन और बेरू ने मिलकर की थी। जिन्हों भी अपने मन में सोचते हुए कहता, आयरन ने अपनी रैंक अप करने के बाद ये पहली बार है जो उसने अपनी ताकत दिखाई है। चलो कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहा है। तभी जिन्हों के पीछे सोल्जर आता है और उसको थैंक्स बोलता है ये सब कुछ करने के लिए। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये भी काफी बेहतरीन काम कर रहा है, और इसीलिए जिन्हों भी उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम काफी ब्रेव सोल्जर हो, बहुत अच्छा। अब ये चीज देखकर वो सोल्जर भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू सर, थैंक यू। जिसके बाद जिन्हों योजिन से कहता है कि योजिन कि सोल्जर को अपने साथ ले जाओ और इस जगह को क्लियर कर दो। योजिन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सर, और फिर योजिन उस सोल्जर को अपने साथ ले जाता है। जिन्हों जो कि सामने का नजारा देख रहा होता और फिर कहता है कि ठीक है तो चलो कुछ बिजनेस किया जाए। और फिर जिन्हों बोलता है अराइज। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हंटर एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर देखते हैं। आसपास जो लोग होते हैं वो डायरेक्टर मात्सुगुमोतो को बता रहे होते हैं कि जिन जगहों पर मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और तबाही मचा रहे थे वो उन सभी जगहों को रिकवर कर लिया गया सक्सेसफुली, यानी कि वहाँ के जो मॉन्स्टर्स है उनको खत्म कर दिया गया है। ऐसे वो बंदा काफी सारी जगहों का नाम बताता है। अभी चीज सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए डायरेक्टर मात्सुगुमोतो कहते हैं क्या आखिरकार ये पॉसिबल कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको भी असल में समझ में आ नहीं रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बड़े थे। तभी डायरेक्टर सागमोतो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं अरे नहीं, गो तो सही था, वो आंखें मैंने जब पहली बार उसको एयरपोर्ट पर देखा था। मैं वैसे अनगिनत हंटर्स से मिला हूँ, लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिला वो कुछ अलग था, वो उनकी तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद हम लोग जिन्हों जब एयरपोर्ट पर आया था तो डायरेक्टर मात्सुगुमोतो उससे मिलने के लिए गया हुआ था, तो वहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जिन्हों का वेलकम करता है और उससे बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम लोग इस समय काफी ज्यादा गड़बड़ सिचुएशन में, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। तो जो जाइंट मॉन्स्टर्स हैं वो इस समय ओसाका की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ओसाका पे जाइए और वहाँ पर उनको हराइए। और ये जो सारी बातें हो रही थी वो ट्रांसलेटर जो था वो जिन्हों को बता रहा था, लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जिन्हों कितना ज्यादा ताकतवर है, ये उन सभी मॉन्स्टर्स को तो नहीं हरा पाएगा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। लेकिन हाँ, जब तक ये उनको रोक के रखेगा तो हमको बाकी कंट्रियों से नेगोशिएशन करना होगा। तो दोस्तों ये अपने जिन्हों को ना हल्के में ले रहा है। अभी जिन्हों रुक जाओ को शॉक करने वाला है। उसकी ये बात सुनने के बाद जिन्हों इस चीज के लिए साफ साफ मना करता है। जिन्हों कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अभी चीज सुनकर डायरेक्टर और बाकी सभी जो लोग आसपास खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है फिर? डायरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को डाउट हो रहा है, लेकिन क्या ये तो नहीं चाहता है कि सारे जायंट्स मॉन्स्टर्स को अपने दम पर हराए? आखिरकार अब ये क्या करने वाला है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या करना चाह रहा है। जिसपे जिन्हों उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मेरा कुछ और प्लान है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हों ने उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स को उसने अभी हराया था उन सभी को अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है। इन सभी शैडो सोल्जर को जिन्हों देखते हुए कहता तो तुम सभी नंबर 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन तभी बेरू जिन्हों से कहता है कि माई किंग शायद ये छठा है क्योंकि हमने एक और को हरा दिया है। जिन्हों योजिन से बोलता है कि क्या तुम खाना खाने जा रहे हो, वो भी मेरे बिना?
इंतजार करो, मैं भी वापस आ रहा हूँ। योजिन भी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन जिनवू तो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनको भी सोल्जर्स बना लेना चाहिए, लेकिन वो लोग मेरे से काफी ज्यादा दूर हैं। लेकिन फिर भी एक चीज है जो कि स्टार्ट हो गई होगी। तो असल में जिनवू ने इसके जितने भी शैडो सोल्जर्स थे अवेलेबल उन सभी को जापान के अलग अलग जगहों पर भेज दिया था, जो कि उन बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स को मारने में हंटर्स की मदद कर रहे थे। हम लोग जिनवू के शैडो सोल्जर्स को देखते हैं, जैसे कि आयरन और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार मार के उनको खत्म कर रहे थे। जिनवू आगे कहता है मेरे शैडो सोल्जर्स ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा माना है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी विक्ट्री जरूर होगी। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स होने के बावजूद भी वो मेरे शैडो सोल्जर्स को हरा पाए, क्योंकि उनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है। वो लोग मेरे शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय भी कर दें, इसके बावजूद भी वो रीजनरेट कर लेंगे और उन मॉन्स्टर्स को हरा देंगे। लेकिन ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये है कि जापान के अलग अलग जगहों पर और भी डंजन ब्रेक्स हो रहे हैं, जो कि एस रैंक के डंजन ब्रेक हैं। छोटे छोटे जो मॉन्स्टर्स हैं वो शहर को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको वहाँ से सेफली निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके बाद हम लोग डंजन ब्रेक के 7वें दिन देखते हैं जिनवू, जो कि योजिन के साथ शहर में घूम रहा था, मतलब वहाँ पर देख रहा था आसपास कि क्या हाल चाल चल रहा है, कोई मॉन्स्टर वगैरह है नहीं ना। और यहाँ पर जो सिटी का हाल था वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था। बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी थी वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। योजिन आसपास का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। योजिन कहता है कि ये जगह तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जिनवू भी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पर हानेकावा आती है, जो कि जिनवू का यहाँ पर वेलकम करती है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हानेकावा एक्चुअल में एक ए रैंक की हंटर है, जो कि जापान हंटर एसोसिएशन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर है। जिनवू हानेकावा से पूछता है कि हानेकावा यहाँ पर कोई और हंटर तो नहीं है ना। हानेकावा उसको बताते कि हाँ टोक्यो में इस समय मेरे अलावा कोई और हंटर नहीं है। जिसके बाद हानेकावा जिनवू को आगे बताती है कि टोक्यो में इतना ज्यादा लॉस हुआ है, हम लोग को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि हम लोग को तो पता भी नहीं कि हमको कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। और जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे वो जापान के अदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जगह है, वहाँ पर चले गए हैं। इस समय हम लोगों के पास टोटल 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, आपको मिलाकर 6 जापानीज है, 2 चाइनीज है, 3 कैनेडियन है, 2 इंडियन है और एक रसिया और यूके से आए हैं। टोटल यहाँ पर 6 ग्रुप है। इसके बाद वो एक एक करके सभी हंटर्स का नाम बताती है कि कौन कहाँ से आया हुआ है। फिर हानेकावा जिनवू को आगे बताती है कि ज्यादातर जो मॉन्स्टर्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, यानी कि झुंड में चल रहे हैं, और इसीलिए उनको हरा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। एक ए रैंक के गेट के जो बॉस होता है ना, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। जिनवू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि टोटल 3 एस रैंक के हंटर्स मारे गए हैं, तो इसके हिसाब से जरूर काफी सारे ए रैंक के हंटर्स भी मारे गए होंगे। हानेकावा जिनवू को आगे बताती है कि टोटल 31 जाइंट मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे, और उनमें से काफी सारे तो चाइना की तरफ ही जा रहे हैं। हम लोगों के पास मैन पावर की कमी थी, जिस वजह से हम लोग उनको हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने काफी सारे जाइंट मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, और इस बात के लिए जिनवू का वो थैंक्स भी कहती है। और बाकी बचे हुए जो जाइंट मॉन्स्टर्स हैं उन लोगों को तुम्हारे शैडो सोल्जर्स और हमारे जो अदर हंटर्स हैं उनके द्वारा हरा दिया गया है, और काफी सारे को हराया जा रहा है। ये बात सुन के जिनवू कहता अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये जो मेरे सामने है यही बचा हुआ है। तो जिनवू के सामने जो एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर था जो कि अभी तक बचा हुआ था, वो इन बाकी सभी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसको कि अभी तक किसी ने भी नहीं मारा था। तो जिनवू उसी की बात कर रहा था। जिनवू सामने सिटी का नजारा देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब चीजें मैंने कहाँ देखी हैं। इस तरीके से जलती हुई सिटी, ये मेरे को डेमन कैसल की याद दिलाता है। अगर डेमन कैसल की वो सिटी सिस्टम की तरफ से एक हिंट थी, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है कि आखिरकार आर्किटेक्ट मेरे से कहना क्या चाहता था। लेकिन आर्किटेक्ट तो ऑलरेडी मर चुका है। ओह, मुझे तो काफी कुछ भी समझना है, अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब जिनवू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होता है, क्योंकि सामने का नजारा देखकर तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मेरे को क्या कोई हिंट मिल रहा है, क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज सा होता है। जिसके बाद जिनवू कहता है कि आखिरकार यहाँ पर मैं अपनी ताकत ढूंढने के लिए आया हूँ, चलो फिर वही करते हैं। जिसके बाद जिनवू हानेकावा से कहता है कि अब तो हम लोगों के पास सब कुछ है, तो चलें शुरू करें फिर। इस पे हानेकावा उससे काफी ज्यादा हैरानी से पूछती है, अरे बाकी हंटर्स तो अभी तक आए नहीं है। जिसपे जिनवू से कहता है कि अरे नहीं, सभी लोग आ चुके हैं। इसके बाद अगले सीन में जापान के जो एस रैंक के हंटर होते हैं, मिनोरू और कैने, उनको दिखाया जाता है
कहने कहती है कि ये सब कितना ज्यादा एनोइंग है। वो लोग भी काफी ज्यादा थक गए होते हैं मॉन्स्टर्स को हरा हरा कर। मिनोरू उससे कहता है कि माना कि ये सब एनोइंग है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सही तो हो रहा है। अब वो इस बात से परेशान थे कि यहाँ पर जिन जो शैडो सोल्जर्स थे उन लोगों ने बाकी जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे उन लोगों की काफी अच्छी पिटाई की थी। इन लोगों को इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन जिन जो शैडो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको बड़े ही आसानी से हरा दिया था और इसी वजह से उसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वो कहते ये सब बहुत ज्यादा एनोइंग है और उन लोगों ने हमारे लिए अधमरे मॉन्स्टर्स छोड़े, ये काफी ज्यादा एनोइंग है। उन लोगों को सिर्फ समन किया गया था। इसके बाद फिर से हम लोग जिन्हों को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने काफी सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर लिया था। सो हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसके बाद भाई बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। जिन वो बहुत भयंकर तबाही करेगा और बस आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। कमेंट तो आप लोग बाद में भी कर देना। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसने अपने बाकी सभी जितने भी फेवरेट शैडो सोल्जर्स थे, टैंक, आयरन पर समन कर लिया था। हानेकावा इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और जिन्वू का शैडो सोल्जर बेरू जो कि काफी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए आता है और सीधा जिन्वू के पास आके रुकता है। बेरू ने इस तरीके से एंट्री मारी हुई होती है कि योजिन बेचारा काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो एकदम बैक से आया था और योजिन के सामने आके लैंड हुआ था। और हानेकावा जो कि योजिन से भी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन जिन्वू को तो भाई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। जिन्वू तो अपने हीरो के एकदम खड़ा था, जैसे उसको तो मालूम है कि पीछे कौन आया है, क्या होने वाला है। और जिन्वू बेरू को एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ओ तो तुम सब आ गए हो, तुम सभी ने अच्छा काम किया। बेरू भी जिन्वू को कहता है थैंक यू माय किंग। जिन्वू योजिन से कहता है कि योजिन तुम और हानेकावा यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाओ, क्योंकि हम लोग तबाही शुरू करने वाले हैं। और फिर योजिन और हानेकावा थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और फिर जिन्वू एक टूटे हुए पत्थर के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है बाहर आओ। और जिन्वू के ऐसा बोलते ही देखते यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मॉन्स्टर, जाइंट मॉन्स्टर्स को जिन्वू ने अभी अपना शैडो सोल्जर बनाया हुआ था, भाई वो समन होते हैं एकदम से वहाँ पर। और ये बहुत बड़े थे और बाकी जो एंड मॉन्स्टर्स थे जिन्वू के शैडो सोल्जर्स में वो भी काफी सारे, बहुत सारे एंड मॉन्स्टर्स आ गए थे। और जिन्वू के शैडो सोल्जर में जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे जिनको जिन्वू ने भी थोड़े समय पहले हराया था, उसने बहुत सारे जाइंट मॉन्स्टर को अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लिया था। जिसके बाद जिन्वू बोलता है मेरे सोल्जर्स अटैक करो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है, आज चिंता मत करो अभी तक एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन्वू के अटैक बोलते ही जितने भी जिन्वू के शैडो सोल्जर होते हैं वो सामने खड़ा जो उनके बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और मॉन्स्टर भी तैयार होता है इनसे फाइट करने के लिए, मानो जैसा उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनके सामने क्या चीज आ रही है। वो तो एकदम फुल जोश में खड़ा होता है कि इन सबको देख लूंगा। और जिन्वू के सभी शैडो सोल्जर्स एक साथ काफी ज्यादा स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको खत्म करने के लिए। और जिन्वू दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी जिन्वू की आंख खुले की खुली रह जाती है, क्योंकि वो कुछ और ही अलग चीज देखता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो बड़ा सा मॉन्स्टर था उसने जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया था और इस अटैक से जिन्वू के शैडो सोल्जर्स काफी दूर दूर जाके गिर गए थे। और जिन्वू इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या पावर है यार, इसने सिर्फ अपने आप को एक बार घुमाया है और इसने मेरे सैकड़ों शैडो सोल्जर्स को हरा दिया। इसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर से जो माना इमिट हो रही है ये काफी है कि ये मेरे को यहाँ से दूर भगा दे। इसने तो मुझे डरा सा दिया है, आखिरकार ऐसी चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। और इससे पूरी तरीके से छुटकारा पाने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो हम इस चीज से दूर भाग जाएं और इस चीज के बारे में हमेशा के लिए भूल जाएं, और या तो इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दें। जिन्वू के शैडो सोल्जर इसके ऊपर अटैक तो कर रहे थे मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उस मॉन्स्टर को तो इनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था भाई। वो सिर्फ एक अटैक कर रहा था अपने स्वॉर्ड से और जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बीच में से कट कर मर जा रहे थे। हालांकि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स मरते नहीं है, वो अपने आप को रीजनरेट कर ले रहे थे, लेकिन फिर भी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर पाना ही बहुत मुश्किल है। और ये वाला मॉन्स्टर तो उसके शैडो सोल्जर को काट ही दे रहा था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स में जो मॉन्स्टर थे ना छोटे छोटे काफी सारे, वो उसके पैर का सहारा लेकर उसके शरीर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तभी एक पैर घुमाता काफी तेजी से और जिन्वू के जितने भी यहाँ पर एंड मॉन्स्टर होते हैं काफी दूर जाके गिरते हैं। जिन्वू के बाकी जो शैडो सोल्जर्स थे ग्रीस और बेरू को छोड़कर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक
कर रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर को इनके इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उल्टा वो मॉन्स्टर ही इनके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर कर इनको बीच में से काट दे रहा था। ये सब कुछ नजारा देखकर बीरू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, गुस्से में काफी ज्यादा तेजी चिल्लाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वू उसको रोक देता है। जिन्वू उससे कहता है कि रुको, अभी नहीं। जिन्वू उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरे पास इतनी ज्यादा माना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करूंगा ताकि मैं इसकी वीकनेस को पता लगा पाऊं। जिन्वू की जो माना लेवल थी वो भी बहुत ज्यादा तेजी से घट रही थी, क्योंकि जिन्वू के जो शैडो सोल्जर्स थे जब वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था तो वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे और अपने आप को रीजनरेट कर रहे थे। जिन्वू की इस तरीके से काफी ज्यादा माना खत्म हो रही थी, बहुत ज्यादा तेजी से जो जिन्वू की माना थी वो खत्म होती जा रही थी, लेकिन फिर भी जिन्वू मानता नहीं और अपने शैडो सोल्जर्स थे उसके ऊपर लगातार अटैक करवा रहा होता है। जिन्वू के जो बाकी शैडो सोल्जर्स थे अच्छे वाले, वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और वो मॉन्स्टर उनको भी मार रहा था। जिन्वू की जो माना लेवल थी वो 90,000 के आसपास आ गई थी। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि इसकी जो माना है वो इसको आर्मर की तरह प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए ये अपने आप को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहा, डिफेंड ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी एक अटैक था जो इसको लगा था, जिसके बाद जिन्वू काइजल को समन करता है और काइजल जिन्वू के पीछे आ जाता है और जिन्वू का शैडो सोल्जर इग्रीस काइजल के ऊपर बैठकर उस मॉन्स्टर की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ ही बढ़ रहा था। इसके बाद इग्रीस काइजल के ऊपर से उतरकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। अब इस अटैक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी घायल हो रहा होता है और फिर जिन्वू भी काफी ज्यादा तेजी से उस जगह पर पहुंच जाता है। जिन्वू एक स्माइल देता है और अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, और बेरू भी यहाँ पर आ जाता है और वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और जिन्वू फिर इस्तेमाल करता है रूलर्स अथॉरिटी और फिर जिन्वू के बाकी सभी जो शैडो सोल्जर्स थे और जिन्वू खुद इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। दूर खड़े यूजिन और हानेकावा ये सब कुछ देख रहे होते हैं। हानेकावा कहती है कि इसको देखने से ये एक इंसान और मॉन्स्टर के बीच की बैटल तो लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई दो मॉन्स्टर्स के बीच हो रही है। यूजिन भी कहता है कि और इस तरफ उस मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि भाई ये तीनों के तीनों उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस बेचारे की तो हालत पूरी खराब हो गई होती है, वो बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। लेकिन जिन्वू कहाँ मानने वाला था, वो इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत अटैक करता है, जिसके बाद जिन्वू अपने म्यूटिलेट का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से काफी सारे अटैक करता है और उसकी एक आंख को ही फोड़ देता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है बेरू, और फिर बेरू काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर की आंख में ही घुस जाता है और अपनी स्किल म्यूटिलेट का इस्तेमाल करता है और उसकी आंख में घुसने के बाद भाई पूरी तरीके से उसके शरीर के अंदर का सारा हिस्सा ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिन्वू का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने अपने दुश्मन को हरा दिया है और आपका लेवल अप हुआ है और जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से लेवल अप होता है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद जिन्वू फिर से वापस इसी जगह पर आ जाता है, यानी जहाँ पर जो पूरा शहर बर्बाद हो गया था ना, वही बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, सामने आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तुमने दुश्मन को हरा दिया। नीचे खड़ा यूजिन भी सब कुछ देख रहा होता है और वो भी जगह पर पहुंच गया होता है जिन्वू के पास और फिर जिन्वू भी बिल्डिंग से नीचे जाता है। यूजिन कहता है कि जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था आपने वैसा ही किया, आपने उस जाइंट बॉस को हरा दिया। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन जो मैसेज आता है कि आपने डंजन के ऑनर को मार दिया है, वो मैसेज क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब ये है कि रेड अभी तक खत्म नहीं हुई है और जो ब्लैक स्मोक होती है वो भी बाहर नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि मैं इसकी शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जिन्वू ट्राई करता है, लेकिन उसका सिस्टम उसको मना करता है और कहता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन इस टारगेट के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिन्वू कहता है जैसा कि मेरे को लगा ही था। तभी जिन्वू को ऐसा लगता है कि आसपास कुछ हलचल हो रही है और तभी वहां पर बेरू आता है उसी मॉन्स्टर के अंदर से निकलकर, क्योंकि बेरू ने जब उसके ऊपर अटैक किया था उसकी आंख में से वो उसके अंदर ही घुस गया था, तो उसके मुंह से बाहर आता है। बेरू कहता है कि माय किंग मैं हूँ। जिन्वू कहता है ओ अच्छा ये तुम हो क्या? जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो मैजिकल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं चला कि यहाँ पर बेरू था। इसने बेरू के परसेंस को ही ब्लॉक कर दिया था। ये मर चुका है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि ये मरा हुआ है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस एनर्जी है मैजिकल पावर वो इसके मरने के बाद भी बहुत है। तभी यहाँ पर एकदम से बहुत तेजी से लाइट चमकती है। जिन्वू देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मैजिकल एनर्जी ये क्या है? क्या यूजिन सेफ है? तभी जिन्वू पीछे देखता है तो एक्चुअल में इग्रीस ने यूजिन को बचा लिया था। जिन्वू अपने मन में कहता है ओह मेरे को राहत मिली। लेकिन एक मिनट, ये गेट
इस जाइंट की मैजिकल पावर को एब्सॉर्ब कर रहा है। अब इस चीज को देखकर जिन्वो को भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन से होती है, उसको भी एक्चुअली में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिन्वो अपने चेहरे पर देखता है तो उसके चेहरे पर एक कट लग गई होती है। जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने मेरे को कट लगा दिया और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। तभी जिन्वो योजिन से कहता है कि योजिन तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं गेट के अंदर जा रहा हूँ और चेक करके आता हूँ कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है। योजिन भी कहता है हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और फिर जिन्वो बेरू के साथ उस गेट के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि आखिरकार क्या मामला चल रहा है। और जिन्वो इस गेट के अंदर एक काफी बेहतरीन स्टंट मारते हुए आता है, मतलब उड़ता हुआ आता है भाई, और सीधा लैंड करता है जमीन पर। तभी जिन्वो आसपास का नजारा देखता है, वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये सब क्या सीन है यहाँ पर। वहाँ पर पूरा महल सा बना हुआ होता है, एकदम VIP महल। जिन्वो सामने का नजारा देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है। हाँ वैसे इसको इतना बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा जाइंट जो जाता है, यानी कि इसी जाइंट मॉन्स्टर की बात कर रहा था जिसको जिन्वो ने भी हराया था ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उस जाइंट मॉन्स्टर का जो महल है वो भी तो बहुत बड़ा होगा। तभी बेरू जिन्वो से कहता है कि माय किंग आपने अभी कुछ सुना? जिन्वो कहता है कि अच्छा ये चीज तुमने भी सुनी क्या? हाँ मैंने भी सुना। ये कोई हंस रहा है क्या? जिन्वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, कहता है कि अब ये क्या सीन चल रहा है इस गेट के अंदर, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। जिसपे जिन्वो बेरू से कहता है कि चलो चलते हैं देखते हैं क्या मामला है। इसके बाद जिन्वो उस जगह पे जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। हम लोग यहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम घिनौने रूलर, तुम गवाह हो जिसने कि मेरे को पहले ढूंढा है, तुम्हारा स्वागत है मोनार्क। जिन्वो की तरफ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये बॉस है? तुम मेरे को इस चैन से आजाद करो, मैं जानता हूँ कि रूलर्स क्या प्लान कर रहे हैं, जो बाकी मोनार्क है उन लोगों को भी सब पता है, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें तो नहीं जानता हूँ। जिन्वो से कहता है कि वो रूलर्स या जो कुछ भी जिनकी तुम बात कर रहे हो, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुमको जंजीर में बांध दिया है? जिसपे वो उसको बताता है वो मेरा इस्तेमाल करने की सोच रहे थे और जो असली युद्ध है वो तो अभी होने वाला है। जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने काफी बार मॉन्स्टर से कम्युनिकेट बातचीत करने की कोशिश की है अपने इंटेलिजेंट स्टेट्स का इस्तेमाल कर लेकिन उनमें से कोई भी मेरे को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि आखिरकार उनका ओरिजिन क्या है। जिसके बाद जिन्वो उससे बोलता है कि आखिरकार वो लोग कौन है रूलर्स जिनकी तुम बात कर रहे हो। वो मॉन्स्टर उसको बताता है कि वो मोनार्क के एंशिएंट एनिमीज हैं। ये बात सुनकर जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मोनार्क के एनिमीज, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मेरा भी एनिमी है। जिन्वो से कहता है कि अगर उन लोगों ने तुमको इस तरीके से चैन में बांधा है तो इसका मतलब जरूर ये होगा। इस पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी एक मोनार्क हूँ। वो आगे बताता है कि सभी मोनार्क और रूलर्स ज्यादातर वो उसी की साइड हैं और जैसा कि तुम इस समय यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम उनका सामना कर सको। तुमको सपोर्ट की जरूरत होगी, तुमको मेरी जरूरत होगी, हाँ तुमको मेरी हेल्प की जरूरत होगी। तुम मेरे को मेरी सील से रिलीज कर दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिन्वो से कहता है कि मदद? तुम मेरी मदद करोगे? तुम एक मॉन्स्टर, एक इंसान की मदद करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सच में इस चीज के ऊपर बिलीव करूंगा कि तुम एक मॉन्स्टर, एक इंसान की हेल्प करोगे? जिसपे वो मोनार्क जिन्वो से कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमको बिलीव करने के लिए मजबूर कर देता हूँ, तुम मेरे ऊपर खुद ही विश्वास करोगे। और तभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और इस चीज को देखकर जिन्वो भी तुरंत रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि जिन्वो को खुद नहीं मालूम कि अभी अगला बंदा क्या कर दे और इसीलिए जिन्वो रेडी हो जाता है उससे लड़ाई करने के लिए, कहीं कोई उल्टी हरकत ना करे। तभी जिन्वो का सिस्टम उसको कुछ अलग ही चीज बताता है। वो बताता है कि किंग ऑफ जाइंट वो तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना चाहता है, ऑनेस्टी का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि तुम दोनों सच बोलोगे। जिन्वो सिस्टम उसे पूछता है कि क्या तुम इस डील को एक्सेप्ट करना चाहोगे? जिन्वो कहता है हाँ कर लेता हूँ और फिर जिन्वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिन्वो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि जैसा कि अब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब अब ये है कि अब आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएगा जब तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता। और तभी वो मोनार्क जिन्वो से फिर से बोलता है कि प्लीज तुम मेरे को मेरी सील से रिलीज करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिन्वो भी कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन तभी जिन्वो कुछ अजीब सा लगता है, वो ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। अब जिन्वो को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये था क्या। तभी वो मोनार्क जिन्वो को बताता है कि यही तो है पावर ऑफ प्लेज ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि तुम और मैं, हम दोनों में से कोई भी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते हैं। जब भी हम दोनों में से कोई भी झूठ बोलना चाहेंगे तो हम लोगों के ऊपर एक कर्ज लग जाएगा जो कि हमको झूठ बोलने से हमको रोकेगा। तभी जिन्वो उस मोनार्क से पूछता है मैं देख सकता हूँ, लेकिन
इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आखिरकार मैं तुमसे इस तरीके से फ्रीली बात कैसे कर पा रहा हूँ, मैं तुमसे एकदम खुल के बात कर पा रहा हूँ। बाकी जो अदर मॉन्स्टर्स हैं मैं उनके साथ कुछ ऐसे बात नहीं कर पा रहा था। जिसपे वो मोनार्च जिन्वू से कहता है कि मॉन्स्टर्स, जिन्वू से कहता है कि हाँ इस गेट से जो बाहर गए थे ना बहुत सारे मॉन्स्टर्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जिसपे वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर डेनिजन्स की बात कर रहे हो जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए थे। लेकिन हाँ मेरा भी एक सवाल है, लेकिन आखिरकार तुम उन लोगों को मॉन्स्टर्स कैसे कह सकते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया? क्योंकि जिन मोनार्च ने उन लोगों के ऊपर रूल किया हो वो भी तो वही सेम हुए ना। और उन सभी को जिनको कि तुम मॉन्स्टर्स कह रहे हो वो असल में जो डिफीटेड आर्मीज थी, उनके कुछ बचे हुए अवशेष थे जिन लोगों को कैप्चर कर लिया गया था जब वो रूलर की आर्मी से हार गए थे। उसके बाद मैं बाकी किंग की तरह नहीं हूँ, मैंने अपनी जगह वापस ले ली है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं उनके कैद से आजाद होऊंगा, और अब वो दिन आ गया है, तुम और मैं। जिन्वू से कहता है कि अभी जो तुमने आर्मीज ऑफ रूलर्स कहा उसका क्या मतलब है? कहीं तुम उन सिल्वर सोल्जर्स को तो नहीं कह रहे हो ना जिनके पीछे विंग्स थी? जिसपे मोनार्च उसको बताता कि हाँ तुमने सही कहा, वही थे सोल्जर्स ऑफ द रूलर्स। क्या कि जिन्वू से बोलता है कि आखिरकार वो रूलर्स उन मॉन्स्टर्स को भेज ही क्यों रहे थे? क्या उन्हीं लोगों ने उन लोगों को बनाया था? मॉन्स्टर मुस्कुराता है और जिन्वू को जवाब देते हुए कहता है जैसा कि मैंने कहा था कि वो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनका इरादा है कि वो इस दुनिया को यानी जिन्वू की दुनिया को एक बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म कर दें और मोनार्च के खिलाफ एक बार फिर से लड़ाई करें। अभी बात सुन के जिन्वू थोड़ा सा हैरान होता है। वो उससे कहता है कि एक मिनट मैं समझ नहीं पाया, मतलब वो हम मेरी दुनिया में मॉन्स्टर्स को भेजेंगे ताकि वो यहाँ पर युद्ध कर सकें? जिसपे वो मोनार्च उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल यही बात है, वो जितनी भी मैजिकल एनर्जी है वो तुम्हारे वर्ल्ड में डाल देंगे और जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स गेट से आकर तबाही मचाएंगे और मैजिकल एनर्जी एक ब्लेसिंग की तरह होगी गेट में से। और इस चीज को तो काफी सारे हंटर्स भी जानते हैं, यहाँ तक कि काफी सारे सिविलियंस भी जानते हैं इस बात को कि डंजन के अंदर से काफी सारे मैजिकल क्रिस्टल और मैजिकल स्टोन्स मिलते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि मैजिकल क्रिस्टल और मैजिकल स्टोन्स, इनके अंदर काफी सारी मैजिकल एनर्जी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का इस दुनिया में। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है लेकिन क्या ये सभी एक वॉर की तरफ जा रहे हैं? वो मोनार्च जिन्वू को आगे बताता है जो लोग इस समय सत्ता पर हैं उससे बेहतर इस चीज का इस्तेमाल कौन कर पाएगा, और शायद इससे कोई बेहतर तरीका हो भी ना। और इसीलिए रूलर्स ने डिसाइड किया कि उनके जो कैदी हैं वो उनका इस्तेमाल करेंगे और मैजिकल एनर्जी की जो डेंसिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एक तरह से ये एक फ्रूट कल्टीवेट हो रहा है मॉन्स्टर के ब्लड से। मैजिकल एनर्जी ही इस दुनिया को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है और उन लोगों का प्लान है कि वो एक ऐसी शक्तिशाली दुनिया बनाए जो कि युद्ध के प्रभावों को झेल सके। इस पे जिन्वू से पूछता है कि वैसे वॉर का मतलब क्या था, तुम वॉर से क्या बताना चाहते थे? मोनार्च उसको बताता है कि वॉर का मतलब है एक दूसरा बैटल मोनार्च और रूलर्स के बीच में, और बहुत ही जल्द जिस दुनिया में तुम जी रहे हो वो दुनिया नर्क बनने वाली है। अब ये बात सुन के तो जिन्वू भी काफी ज्यादा शॉक में होता है। मोनार्च उससे आगे कहता है कि बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, और अगर एक बार उन लोगों को ये बात पता चल गई कि तुम्हारे और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना है तो जरूर मोनार्च और रूलर इस चीज में रुकावट देंगे। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि रूलर्स के जो एनवॉइज हैं वो लोग ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हो हमको रोकने के लिए, कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद जिन्वू उस मोनार्च से पूछता है कि तुमने भी कुछ समय पहले ही बताया था कि वो लोग मेरे को टारगेट कर रहे थे, लेकिन क्यों? वो लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे थे? अभी बात सुन के वो मोनार्च थोड़ा सा हैरान होता है। वो जिन्वू से कहता है क्या सच में तुमको नहीं पता? असल में जो पावर तुम्हारे अंदर है, जो पावर तुम अंदर अपने अंदर प्रोसेस करते हो, एक्चुअली वो तुम्हारी पावर है ही नहीं। और अगर ये पावर्स तुम्हारे पास है, ये इस बात का सबूत है कि ओरिजिनल ऑनर ने मोनार्च के साथ विश्वासघात किया है, और इस हिसाब से तुम मोनार्च और रूलर्स दोनों के ही एनिमी बन चुके हो। लेकिन फिर भी मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, सो प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरे को इन जंजीरों से आजाद करवाओ। जिन्वू भी उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन तभी उसको जिन्वू की थोड़ी सी शकल अलग सी दिखाई देती है, उसको कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जिन्वू उससे कहता है कि अगर तुम मेरी साइड से ही लड़ने वाले हो तो इससे बेहतर तो यही रहेगा कि मैं तुमको अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर लूं। और उसको जिन्वू का फेस कुछ अलग सा दिखाई देता है। इस चीज को देखकर वो तो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो शॉक में होता है एकदम से। लेकिन तभी जैसे उसका ध्यान दोबारा जिन्वू की तरफ जाता है अच्छे से, तो वो देखता है कि जिन्वू तो नॉर्मल ही है। अब वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट अभी हुआ क्या था, अभी बस कुछ मोमेंट्स पहले ही हुआ क्या था यहाँ पर। वो मोनार्च जिन्वू से कहता है तो क्या तुमने मोनार्च और रूलर दोनों की जो स्पिरिचुअल बॉडीज हैं उनको पोसेस कर रखा है? स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जब उनको खत्म कर दिया जाता है तो, और इसीलिए उनको शैडो में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मैं तुम्हारा सोल्जर नहीं बन सकता। क्या ये तुम्हारे लिए काफी होगा कि तुम मेरी हेल्प कर सको? तो प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरे को इन जंजीरों से आजाद करवाओ। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं समझ गया, लेकिन एक मिनट यार, ये मेरे दिल में कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है? यहाँ पे कुछ तो अजीब है,
लेकिन वो मोनार्च बार बार जिनवू से बोल रहा होता है कि मेरे को खोलो, मेरे को इन जंजीरों से आजाद करवाओ। जिनवू ने भी अपना डैगर हाथ में निकाल लिया होता है और उसके करीब जा रहा होता है। जिनवू उससे बोलता है तो जैसा कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साइड हो। वो मोनार्च भी कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और फिर जिनवू भी उसकी जो जंजीर होती है जिसमें वो कैद होता है उस जंजीर को काट देता है अपने डैगर की मदद से। मोनार्च आगे कहता है कि ये तुमने बहुत बेहतर किया, ये काफी बेहतरीन डील है दो मोनार्च के बीच में, यानी कि जिनवू और इस मोनार्च के बीच में। लेकिन वो मोनार्च अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी जो थोड़े समय पहले मैंने देखा था, यानी कि जिनवू की उसने शक्ल देखी थी ना, दो मोनार्च को, दो बॉडीज को एक ही के अंदर, अब उस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी थोड़े समय पहले जो सीन मैंने देखा था, क्या वो सिर्फ एक मेरी इमेजिनेशन थी या वो सच था। अब इसे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता है, वो अपने मन में बस ये सोच रहा होता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी जिनवू उससे आगे बोलता है, तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि तुम ह्यूमैनिटी के साइड हो, इंसानियत की साइड। अब ये बात सुन के वो मोनार्च कुछ आगे बोल पाता, लेकिन जैसा कि जिनवू और इस मोनार्च के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक दूसरे झूठ नहीं बोल पाएंगे, और जब कभी भी झूठ बोलेंगे तो जो झूठ वाला जो शब्द होगा वो बोल ही नहीं पाएंगे, तो वो मोनार्च वो शब्द बोल ही नहीं पा रहा होता है। अब जिनवू समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये झूठ नहीं बोल सकता। और वो मोनार्च भी समझ जाता है कि अब जिनवू ने उसके ऊपर शक करना शुरू कर दिया है, जिसपे जिनवू उससे बोलता है कि तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ क्या तुम इंसानियत की साइड हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसा शायद प्लेज ऑफ ऑनेस्टी की वजह से है ना। और ये चीज सुनकर अब वो मोनार्च भी समझ जाता है कि जिनवू को उसके ऊपर पूरी तरीके से शक हो गया है, और वो मोनार्च भी जिनवू की तरफ घूरता हुआ देख रहा होता है। और तभी उसकी गर्दन के पीछे एक डायमंड सा दिखाई देता है, कुछ पिंक कलर का। जिनवू उसके चीज को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी गर्दन के पीछे वो जो माना क्रिस्टल लगा हुआ है ना, वो जब तक वहाँ पर लगा रहेगा तुमको इस रूलर की वॉइस सुनाई देती रहेगी, जो कि है सभी इंसानों को मार दो, जैसा कि अदर मॉन्स्टर्स को सुनाई देता है। अभी बात सुनकर वो मोनार्च समझ जाता है कि अब जिनवू उसके ऊपर शक कर चुका है और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए वो गुस्से में जिनवू के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जिनवू उसके उस अटैक से बचते हुए उससे कहता है तुम तो अपनी डील ही भूल गए, जिसपे वो मोनार्च जिनवू से कहता है कि तुम्हें जिंदा रखना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो मोनार्च कुछ आगे कर पाता, जिनवू उसके शरीर में अपना डैगर डाल देता है, जिसकी वजह से उस मोनार्च की हालत खराब होने लगती है। जिनवू उस मोनार्च से कहता है शायद तुम प्रॉब्लम बन सकते हो, जिसपे वो मोनार्च जिनवू से कहता है कि नहीं तुम गलत हो, प्रॉब्लम मैं नहीं, प्रॉब्लम तुम हो। वो मोनार्च आगे कुछ कर पाता, जिनवू उस मोनार्च को बुरी तरीके से घायल कर देता है। वो मोनार्च भी काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। हालांकि वो कोशिश करता है जिनवू के ऊपर दोबारा से अटैक करने की, लेकिन कहाँ वो जिनवू से लड़ पाएगा। जिनवू फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसको बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और अपने अंत समय पर वो मोनार्च जिनवू से कहता है कि जो लड़ाई होगी तुम्हारी दुनिया के प्रेसिडेंट और उन कैप्चर्ड मॉन्स्टर्स के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। दिलचस्प होगी वो लड़ाई और तुम्हारी दुनिया नर्क बन जाएगी। मैं आशा करता हूँ हर वो चीज जिसको तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो वो जलकर राख बन जाएगी और इस युद्ध में कहीं दफन हो जाएगी। जिसपे जिनवू से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अपना डैगर फेंक कर उस मोनार्च को मार देता है। जिनवू का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि डंजन मास्टर को आपने हरा दिया है, यानी कि मोनार्च ऑफ बिगिनिंग रह गया, जो कि 9 मोनार्च में से एक मोनार्च है। इसके बाद जिनवू का सिस्टम उसके एक्सपीरियंस को कैलकुलेट कर रहा होता है, और अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसको एक्सपीरियंस मिला हुआ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इस चीज को जोड़ने में, ऐड करने में थोड़ा सा समय लगेगा जिनवू के सिस्टम को, क्योंकि उसने यार एक मोनार्च को मारा है और उसकी पावर जो एक्सपीरियंस होगी, लेवल अप होगा, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। जिनवू अपने आप से कहता है कि ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि मैं इसके शैडो सोल्जर को ऑब्टेन नहीं कर पाया, लेकिन कोई नहीं, मेरे को प्राइस तो मिल गया। और फिर जिनवू का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका लेवल अप हुआ, और जिनवू का काफी तेजी से बहुत ज्यादा लेवल अप होता है, और उस मोनार्च की जितने भी वहाँ पर बॉडीज के टुकड़े होते हैं वो सभी के सभी वहाँ से डिसअपीयर होने लग जाते हैं। जिनवू को जो लेवल होता है वो भी अब 122 हो चुका होता है। इसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, तो एक्चुअल में ये जो जगह होती है वो क्रिस्टोफर रेड की होती है, जो कि एक नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर है। इसके बाद हम लोग उसी हंटर को देखते हैं जो कि एक एस रैंक का हंटर होता है, और यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर में लोग आए हुए होते हैं उनको देखते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज भी मेरे से कोई मिलने के लिए आएगा। तो उससे यहाँ पर मिलने के लिए डिप्टी डायरेक्टर और लेडी सेलनर आई हुई थी, जिनको देखते हुए था काफी लंबा समय हो गया है डिप्टी डायरेक्टर और लेडी सेलनर से मिले हुए। जिसपे डिप्टी डायरेक्टर उससे बोलता है हमसे तुमको बहुत ही ज्यादा अर्जेंट बात करनी है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को यहाँ से भी बाहर जाने दो। इसके बाद हंटर होता है अपनी मेड से कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं इस रूम के कोई भी आसपास नहीं आना चाहिए। उसकी मेड भी कहती है ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद हम लोग इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसपे जो हंटर होता है वो डिप्टी डायरेक्टर से कहता है आखिरकार आप दोनों को मेरे से काम क्या पड़ गया, वो भी आप दोनों एक साथ, और अगर आप इस जगह पर
इसलिए आए हैं क्योंकि रिसेंटली जो एस रैंक का गेट ओपन हुआ है ईस्ट में, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उसको देख लूंगा, लेकिन अभी मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। जिसपे मिसेस सेलनर उससे कहती हैं कि नहीं, हम लोग उस चीज के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं कि मिस्टर क्रिस, रिसेंटली जो एस रैंक का गेट ओपन हुआ है, हम लोग आज उसके बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम है, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। अब ये बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या एस रैंक के गेट से भी बड़ी प्रॉब्लम, जिसपे उसको आगे बताया जाता है कि शायद भविष्य में आपको मारा जा सकता है। ये बात सुनकर तो वो हंटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में वो जो जिस कप से चाय पी रहा होता है वो नीचे टेबल पे रखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लेडी सेलनर, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा क्लोज नहीं है कि आप मेरे से ऐसे मजाक करें। और आखिरकार मेरे को कौन मारना चाहता है, एग्जैक्टली वो है कौन? जिसमें मिसेस सेलनर उसको बताते कि रिसेंटली मेरे को एक सपना आया था, मैंने सपने में देखा तुमको काफी सारे लोगों ने घेर रखा है और वो लोग वो उससे आगे कुछ बोल पाती। तभी हंटर क्रिस, लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बकवास चल रहा है, ये सिर्फ आपको एक सपना आया और आपको लगा कि कुछ ऐसा मेरे साथ होने वाला है। नॉनसेंस, ये तो बेकार की बातें हैं। आप सिर्फ एक नॉनसेंस सपने की वजह से इस तरीके की बातें कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे अवेक्ड होने में बहुत ज्यादा मदद की है, आपने मेरी पहले बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और आपने इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि आप काफी अच्छी एक साइकिक हैं। लेकिन ये किस तरह की बकवास चल रही है? मैं एक नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर हूँ, किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरे को टच भी कर सके। मिसेस सेलर उससे कुछ आगे कह पाते हैं, वो सोच रही थी कुछ मैं आगे बोलूं, लेकिन तभी वो फिर से बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता और फिर वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, ये बकवास सपना ठीक है लेडी सेलनर, आप मेरे को आगे बताइए, मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, बताइए आप क्या बता रही थी आगे। तो आखिरकार मेरे को इस चीज के लिए किससे मदद मांगनी चाहिए? तो आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे को कोई प्रोटेक्ट करेगा, एक नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर को, तो क्या हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं? अगर कोई है तो मेरे को बताइए। जिसपे लेडी सेलनर उसको आगे बताती हैं कि हाँ, शायद कोई है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। हंटर सांग जिनवू वो है जो कि तुमको प्रोटेक्ट कर सकता है। सांग जिनवू का नाम सुनकर वो हंटर भी थोड़ा सा हैरान होता कहता सांग जिनवू। और इस तरफ हम लोग देखते हैं अपने हीरो सांग जिनवू को। सांग जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने किंग को तो मार दिया, मेरे को यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि उसकी जो पावर्स थी वो उसके सील होने के बावजूद भी काफी ज्यादा थी। हालांकि उसको स्पेशल चैन के द्वारा सील किया गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। चलो, जैसा कि वो मर चुका है तो मैं थोड़ा सा फ्री हो सकता हूँ, लेकिन थैंक्स। लेकिन वो जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ होने से पहले ही मेरे को उसके बारे में पता चल गया और फिर वो सोच रहा होता कि बाकी लोग मेरे से अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, मेरे को और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। हाँ, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और ये जो न्यूज होती है कि जिनवू ने यहाँ पर जितने भी जाइंट मॉन्स्टर्स थे उनको खत्म कर दिया, ये पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है, बहुत तेजी से सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पे तो ये बात बहुत तेजी से फैल रही थी कि हमको एक नया नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर मिलने वाला है, सांग जिनवू। जिनवू बताता है कि इसमें और जेजू आइलैंड की जो रेड थी इसमें बहुत ज्यादा अंतर था और वो जाइंट मॉन्स्टर्स जो कि समुंदर की हेल्प से ट्रेवल करके चाइना में जा रहे थे, वहाँ पर जो चाइना का जो हंटर था लिू जिंगकैंग, उसने उन लोगों को खत्म कर दिया। जापानीज हंटर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे मात्सुमोतो, उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और उन्होंने जो भी गलतियां की उन सभी की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और माना कि किसी रीजन की वजह से उनसे ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो रीजन क्या था वो अभी भी अननोन है, उन्होंने बताया नहीं। और दूसरी साइड यूएस गवर्नमेंट ने, अमेरिकन हंटर्स ने जो एस रैंक के गेट को सक्सेसफुली कंप्लीट करके उसको क्लोज कर दिया था, उसकी खुशी में एक पार्टी रखी हुई थी जहाँ पर काफी सारे हंटर्स और बाकी लोग भी आए हुए थे उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए। और तभी इस पार्टी में थॉमस एंड्रे भी आ रहा होता है उन दोनों बाकी हंटर्स के पास जिन्होंने उससे बैट लगाई थी हमारे पिछले वाले एपिसोड्स में। तभी थॉमस एंड्रे उन दोनों के पास आता है और उन दोनों से कहता है कि ओ, तो तुम दोनों यहाँ पर हो, वैसे उस बैट का क्या हुआ जो तुम लोगों ने लगाया था? तुमको याद तो है ना उस बैट के बारे में? तुमने शर्त में अपनी नाव लगाई थी और तुमने मेंशन, तुम्हें याद तो है ना, या तुमको दोबारा से याद दिलवाना पड़ेगा? जिसपे वो हंटर कहता है कि क्या, हमने कुछ भी बैट पे नहीं लगाया था। जिसमें थॉमस एंड्रे उसकी तरफ जाता है और उसको मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है कि सही में ना, देख लो, अब नाटक मत करो। जिसपे वो कहता है कि नहीं, हमने कुछ भी शर्त पे नहीं लगाया था, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी थॉमस एंड्रे ने जो टाई पहनी हुई होती है उसको देखते हुए कहता है कि वैसे ये टाई मेरे को अच्छी लग रही है। तभी अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वैसे ये टाई कैसी लग रही है तुमको? जिसपे बताते हैं कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये आपके टी शर्ट पे अच्छी नहीं लग रही है। और ऐसा कहते ही थॉमस एंड्रे ने जो टाई पहनी हुई होती है उसको साइड में फेंक देता है। उसके बाद कहता अब ठीक है ना। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि सर एक प्रॉब्लम है। तो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो जो हर साल दुनिया भर से बाकी गिल्ड्स को इन्वाइट करता है, उसकी उन्होंने लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है और उस लिस्ट में उन लोगों ने कोरियन के एजिन गिल्ड को भी इंक्लूड कर लिया। ये बस उनके थॉमस एंड्रे कहता है क्या एजिन गिल्ड? जिसपे बात है कि हाँ, एजिन गिल्ड जो कि हंटर सांग जिनवू की है। अब ये बात सुन के
थॉमस सेंटर कहता है ओ ये बात, तो मतलब वो अमेरिका आ रहा है। इसके बाद हम लोग सांग जिनवू को देखते हैं जिसने बाकी जितने भी बचे हुए जाइंट मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लिया होता है, और वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब लगभग जितने भी वहाँ पर होते हैं उन सभी को उसने शैडो सोल्जर में बना लिया होता है। जिनवू उन शैडो सोल्जर को देखते हुए कहता है कि अरे यार ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स जिन्होंने समुद्र को पार कर लिया मैं उनको अपने शैडो सोल्जर में ऐड नहीं कर पाया, लेकिन कोई नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये सब कुछ देख कर नजारा यहाँ पर जितने भी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे, वाओ क्या यही हंटर सांग जिनवू की एबिलिटी है। और ये सारी बातें सुनकर जो अपना योजिन होता है वो तो भाई मुस्कुरा रहा होता है, वो अपने मन में सोचते कहता है ये हुई ना बात। ये सभी के सभी पहली बार देखते काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए, मेरे को लगा ही था ऐसा कुछ होगा। वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि जिनवू की तारीफ हो रही होती है, और जिनवू की तारीफ मतलब वो सोचता है कि उसकी भी तारीफ हो रही है, तो भाई वो भी खुश है एकदम। तभी वहाँ पर हानेकावा आती है तो योजिन को फोन देते हुए कहती है कि सर आपकी कॉल आई है, जिस पर योजिन कहता है क्या मेरे लिए कॉल आई है, जिस पे वो बताते हैं कि हाँ ये आपके लिए आई है। योजिन भी उस कॉल को पिकअप करता है और जैसे उस फोन को पिकअप करता है सामने से काफी तेजी से आवाज आती है, और वो चीज सुनकर योजिन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो यूजिन से बोलता है कि सर मेरे को कोरिया वापस जाना होगा। जिनवू उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लेकिन यूजिन उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को भी सब कुछ डिटेल्स तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मेरी भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तो मेरे को भी लगता है मेरे को वापस चलना चाहिए। इसके बाद हानेकावा यूजिन से कहती है कि चलिए मैं आपको एयरपोर्ट लेके चलती हूँ, और यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर आ गया होता है जिसमें यूजिन जो होता है वो बैठकर चला जाता है। यूजिन जो कि हेलीकॉप्टर में बैठ गया होता है वो नीचे जमीन पर जिनवू को ही देख रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने मॉम की वो वॉइस आखिरकार हुआ क्या था। ओह मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। नहीं पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, पता नहीं क्या था। इसके बाद यूजिन कोरिया पहुंच जाता है। कोरिया में यहाँ पर जो उसके फादर का असिस्टेंट होता है वो उसका वेलकम करता है और बोलता है कि यंग मास्टर कार आपका वेट कर रही है, चलिए आप मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ चलिए, और उसको ले जाने लगता है और उसको बताता है कि आपको अपना दिल मजबूत करना होगा यंग मास्टर, चलिए चलते चलते मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। योजिन उससे पूछता है कि वैसे आखिरकार हुआ क्या है। असिस्टेंट उसको बताता है कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, और फिर वो उसके फादर के पास उसको ले जाता है, यानी योजिन के फादर के पास, चेयरमैन यू के पास। वो बताता है वो इस बीमारी के फाइनल स्लीपिंग स्टेट में पहुंच चुके हैं। ये बात सुनकर यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो रोते अपने फादर को चिल्लाता है, लेकिन उनका जो असिस्टेंट होता है वो उसको मना करता है। वो कहता है कि इनके ज्यादा करीब मत जाइए। यूजिन उससे पूछता है कि क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं कितना ज्यादा यूजलेस बेटा हूँ ना, मैं अपने पिता को सिर्फ इस तरीके से देख सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसका असिस्टेंट उसको एक बुक देता है जिसको देखते हुए यूजिन कहता है कि ये क्या है। उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि अपना कंसिक्वेंस खोने से पहले चेयरमैन इस पर काम कर रहे थे, एक बार आप इसको देख लीजिए, मैंने इसको कहीं छिपा के रख दिया था ताकि जब वो दोबारा उठे तो मैं उनको दे दूं, ये उस पर दोबारा से काम कर सके, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको शायद इसकी ये भी ज्यादा जरूरत है। यूजिन जैसे ही उस बुक को खोलता है तो वहाँ पर वो काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स देखता है अपने बारे में, जिनवू के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स देखता है, और उन आर्टिकल्स को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर जैसे ही वो काफी सारे और भी न्यूज आर्टिकल्स या बुक्स के पेज आगे पलटता है तो वो उन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। असिस्टेंट उसको बताता है कि आपके जो फादर थे वो आपके सिस्टर के और आपके जितने भी आप लोगों ने जहाँ भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जहाँ भी आप लोग गए, उन्होंने उन सभी को इस बुक के अंदर संभाल के रखा है। यहाँ तक कि जो रिसेंट इवेंट हुआ था उसके बारे में भी। इस चीज को देखकर यूजिन पूरी तरीके से रोने लगता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, जिसके बाद उसका असिस्टेंट को कहता है कि चलिए अब हम लोग को, मेरे को लगता है घर चलना चाहिए। फिर यूजिन कहता है हाँ ठीक है। तभी यूजिन को अजीब से लगता है, वो पीछे देखता है बट उसको कुछ तो दिखाई देता है, पर वो समझ तो जाता है कि कुछ तो मैंने देखा था, मेरे को लगा कुछ था वहाँ पर। असिस्टेंट उसे पूछता है क्या वो सर, जिसपे यूजिन कहता है कि नहीं चलिए चलिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर सच में कोई चीज थी, तो असल में यहाँ पर जिनवू था जो कि अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ गया था। वो यूजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। और फिर वो सीधा यूजिन के फादर के रूम में जाता है और वाटर ऑफ लाइफ जो होता है वो उसके फादर को पिला देता है। और जब जिनवू वहाँ से बाहर जा रहा होता है तभी यूजिन की जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और जब वो अंदर अपने फादर के रूम में जा रही होती है कि तभी उसको कुछ समझ आता है। वो कहती है कि ये कौन है। वो जिनवू को वहाँ से जाते हुए देखती है लेकिन वो समझ नहीं पाती। वो कहती है कि ये तो, लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं देती है और सीधा अपने फादर के रूम में जाती है। और जैसे वो देखती है ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि जो फादर है वो बेड पे बैठे हुए, यानी कि उसके फादर ठीक हो गए हैं। और अपने फादर को इस तरीके से बेड पे बैठा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं कि डैड आप फाइनल स्लीपिंग स्टेट से जाग गए। बाकी जो डॉक्टर होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये तो असंभव है, आप फाइनल स्टेट से जाग गए। अगर मीडिया को ये बात पता चल गई तो वो तो काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा न्यूज है। इस तरह हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि उस हॉस्पिटल से बाहर आ गया होता है। जिनवू पार्किंग में जाते हुए कहता है कि हालांकि ये थोड़ा सा जल्दी है,
लेकिन हैप्पी बर्थडे योजिन। हॉस्पिटल से बाहर आ गया होता है। रास्ते में जाते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया, अब मेरे को जापान वापस चला जाना चाहिए और वहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं उन सबको ठीक कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही जिन्हू शैडो स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि अरे रुक जा भाई रुक जा, बड़ी जल्दी भूल जाता है, अभी तुमको 2 घंटे बाद मिलेगा ये मौका। तो जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि जिन्हू जब शैडो एक्सचेंज स्किल का एक बार इस्तेमाल कर लेता है तो दोबारा उसको सेम ही शैडो स्किल का इस्तेमाल करने के लिए 3 घंटे तक वेट करना होगा और जिन्हू को अभी 2 घंटे बाद मौका मिलेगा। अब जिन्हू अपने मन में सोच रहा होता, अच्छा यार ये भी है क्या, लेकिन मैं 2 घंटे तक करूंगा क्या? ओह नो, अब मैं 2 घंटे तक करूँ क्या? ओह, तो अब मेरे पास एक्चुअली में काफी ज्यादा फ्री टाइम है, लेकिन मेरे को पता भी नहीं मेरे को क्या करना है, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अब करूँ क्या? तभी उसको मिस चाइन की एक बात याद आती है, जिन्होंने कहता है चलो ठीक है देखता हूँ, मेरे को बस एक कोई ऐसा डंजन मिल जाए जो कि बिना ऑनर के हो। इसके बाद अगले सीन में नेशनल लेवल एस रैंक के हंटर मिस्टर क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि अपने घर पे आराम से सो रहे होते हैं अपने रूम में। लेकिन तभी उनकी आंख खुलती है एकदम से, उनको एहसास होता है कि कोई तो मेरे आसपास है और फिर तुरंत वो अपने कपड़े पहनकर देखने के लिए जाते हैं कि आखिरकार कौन है। वो अपने चारों तरफ देखते हैं लेकिन हर तरफ साइलेंट होता है। अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार चारों तरफ तो अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि चारों तरफ तो साइलेंट है, लेकिन मेरे को तो ऐसा एहसास हुआ था कि कुछ तो है यहाँ आसपास, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और जैसे ही वो अपने वाइन की गिलास को उठाने वाले होते हैं, वो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। और उनकी वाइन की गिलास नीचे गिर के टूट गई थी। वो इससे ज्यादा हैरान इस बात को लेकर होते हैं कि जब वो गिलास टूटी थी तो उनको बिल्कुल भी उस चीज की आवाज नहीं आई। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि गिलास गिरकर टूट गई लेकिन कोई भी नॉइज नहीं हुई, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो अपने घर में सामने देखते हैं और कहते हैं कि कौन है वहाँ पर। और तभी वो चेयरमैन की बात को याद करते हैं जिन्होंने कहा था कि अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी जरूरत हो, तो तुम इस नंबर पे कॉल कर देना, तुमसे चेयरमैन गो डायरेक्टली बात कर लेंगे। वो भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि असल में वहाँ पर एक इंसान अपेयर होता है। तभी मिस्टर क्रिस्टोफर ये एहसास करता है कि उनके पीछे भी 2 लोग खड़े हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये लोग कौन है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये लोग मोनार्च हैं। तो अभी आपने जिस मोनार्च को देखा था उसका नाम था टैरनेक। क्रिस्टोफर उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, जिस पे टैरनेक उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बचा पाओगे अगर तुम इसी तरीके से इंसानों की मदद करते रहे तो। फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट। ये बात सुन के क्रिस्टोफर अपने मन में सोचते हुए कहता है एक मॉन्स्टर बोल रहा है। क्रिस्टोफर उससे बोलता है कि आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिस पर वो मोनार्च उससे कहता है कि ना 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 ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो इंसान है जो तुमसे कनेक्टेड है मैं उससे बात कर रहा हूँ। जिस पे क्रिस्टोफर उससे कहता है कि मुझे परेशान मत करो। तो चलो ठीक है। इसके बाद क्रिस्टोफर अपनी पावर दिखाता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और कहता है कि तुम में से एक को तो मैं निपटा ही दूंगा। और ऐसा कहते ही वो अपने दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये चीज देखकर पीछे खड़े जो 2 मोनार्च होते हैं, जिनमें से जो एक मोनार्च होता है उसका नाम होता है राकान और जो दूसरी मोनार्च होती है उसका नाम होता है क्यूरेशा। राकान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, जिस पे क्यूरेशा भी कहती है ओह ये इंसान के द्वारा। और फिर जैसे ही क्रिस्टोफर अपने नए रूप में ट्रांसफॉर्म होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम मरेगा मॉन्स्टर। और ऐसा कहते हुए टैरनेक मोनार्च होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है पूरी बिल्डिंग में। इसके बाद इसी यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसके स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं। तो एक्चुअल में जिन्वू यहाँ पर एक कार में बैठा हुआ होता है और सभी लोग उसको बाय बाय बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर आकर जापान में सभी लोगों की काफी ज्यादा मदद की थी और इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं जिन्वू को बाय बोलने के लिए। जिन्वू उन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वैसे भी यार उसे खुश होना भी चाहिए क्योंकि जिन्वू ने इतनी मेहनत करके मतलब थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा और इन लोगों की मदद की। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से जापान में आज मेरा लास्ट दिन होने वाला है। तभी बेरू जिन्वू से कहता है कि माय किंग, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको भी अपना हाथ ऊपर उठा के इन सभी लोगों को बताना चाहिए कि हाँ आप भी इनको देख रहे हैं। जिस पे जिन्वू से कहता है हाँ ठीक है बेरू। इसके बाद लोग जिन्वू देखते हैं जो कि प्लेन में बैठा हुआ होता है। उसके बगल में मिस्टर एडम वाइट बैठे हुए होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जिन्वू को यही बंदा अमेरिका ले गया था मिसिस सेलनर से मिलाने के लिए ना, तो वो ये बंदा है। तो वो जिन्वू से बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, ये कितना अच्छा कोइंसिडेंट है ना कि हम प्लेन में एक ऐसे इंसान के बगल में बैठे हैं जिसको कि हम पहले से ही जानते हैं। जिन्वू से कहता है कि तुम इसको कोइंसिडेंट नहीं कह सकते हो मेरे हिसाब से तो। जिस पे वो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अब आप ऐसा भी मत बोलिए,
जिसपे जिनवू उससे बोलता है, हेलो मिस्टर एडम व्हाइट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिनवू की ये बात सुन के मिस्टर एडम कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही बार मिले थे, लेकिन मैं तुमको अभी भी याद हूँ। मेरे को काफी अच्छा लगा आपसे भी मिलकर मिस्टर जिनवू। लेकिन जिनवू तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। जिनवू कह रहा होता है, अरे यार ये तो मेरे को बेनू ने बता दिया था इसका नाम। आप इस बार इसका नाम गलत मत बोलना, क्योंकि पिछली बार आपने कुछ ऐसा ही किया था। तो इसका नाम इस बार आप अच्छे से बोलना, मिस्टर एडम व्हाइट। आप मेरे किंग है और आपकी रेपुटेशन संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है। जिसपे जिनवू उससे बोलता है कि वैसे क्या काम है आपको। मिस्टर एडम जिनवू को बताता है, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं बिना नोटिस के यहाँ पर आ गया। मैंने आपको बताया नहीं, कोई खबर नहीं दी और जस्ट मेरे को आपसे काम पड़ गया। लेकिन मेरे को काम ही ऐसा था, काफी ज्यादा अर्जेंट मैटर था जो कि मेरे को आपसे बात करनी थी। उसके बाद सुनकर जिनवू कहता है, तो क्या यूएसबी एस रैंक के गेट को रोकने में फेल हो गया? जिसके बाद सुनकर मिस्टर एडम कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने उस चीज को संभाल लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। वो अपने लैपटॉप ओपन करके जिनवू को एक वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि ये देखिए, हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से आग लग चुकी है और ये कोई ऑर्डिनरी आग नहीं लगी हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा है। अगर एक छोटा सा भी आग लग जाता है, लपट लग जाती है, तो पूरा का पूरा उस जगह का आसपास बहुत तेजी से आग फैल जाती है। उस वीडियो को देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस आग के ऊपर वो लोग काबू ही नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसपे जिनवू उससे बोलता है कि आखिरकार ये वीडियो है क्या। वो जिनवू को बताता है कि एक बार आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जिस इंसान ने इस आग को शुरू किया था वो थे मिस्टर क्रिस्टोफर, जो की एक नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर है। 1800 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स और 14 से भी ज्यादा टॉप लेवल के मेज टाइप के हंटर्स भी इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिसपे जिनवू से कहता है कि ये आग तो काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये एक फाइट है। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर क्रिस्टोफर, जिसपे वो बताता है कि हम इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने उनको ढूंढा तो वो ऑलरेडी मरे हुए थे। जिनवू जो वीडियो को लास्ट में देखते तो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक्चुअल में जो मिस्टर क्रिस्टोफर थे वो मर चुके थे और उनकी जो हालात थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। और तभी मिस्टर एडम अपनी जेब में से एक फोटो निकालते हैं और जिनवू को दिखाते हुए कहते हैं कि ये फोटो देखिए। और उस फोटो को देखकर जिनवू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और ये फोटो उस इंसान की है जिसपे हंटर ब्यूरो को शक है। अब इस फोटो को देखकर जिनवू का पता नहीं क्या होता है, उसको एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। जिनवू काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में मिस्टर एडम को अपनी पावर का इस्तेमाल करके आसमान में उठा देता है और उससे कहता है, क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? और अगर ये सच में किसी प्रकार का मजाक है तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। मिस्टर एडम चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसको रोको, नहीं ऐसा मत करो, रोको इसे। उनके बॉडीगार्ड ऐसा देखकर जिनवू की तरफ भागते हुए आते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन मिस्टर एडम उन लोगों को मना कर देता है। उनको कहता है कि नहीं रुको रुको, तुम लोग रुको। जिनवू उससे बोलता है कि फिर बताओ। जिसपे मिस्टर एडम उसको बताते हैं कि एक्चुअल में जो पिक्चर थी ये डंजन से बाहर आई थी और तुम जो सोच रहे हो ये वो इंसान नहीं है। जिनवू कहता है कि डंजन? जिसपे वो आगे बताता है कि हाँ, इसके अंदर से जो मैजिक एनर्जी इमिट हो रही थी वो सेम उस मॉन्स्टर से मैच कर गई थी जो कि हमारे एस रैंक के हंटर के ऊपर अटैक कर दिया था बिना किसी वार्निंग के। यानी कि इसकी मैजिकल एनर्जी और वो जो मॉन्स्टर की मैजिकल एनर्जी थी वो सेम थी। तुमको याद है हंटर ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर था वहाँ पर कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वो वाला इंसिडेंट जिसको कि ग्लोबली न्यूज में कवर किया गया था। जिसमें जिनवू से कहता है कि तुम क्या ये कहना चाहते हो इन सबके पीछे मेरे फादर थे? और फिर जिनवू अपनी पावर को नॉर्मल कर देता है जिससे कि मिस्टर एडम बच जाते हैं और वो जमीन पे आके गिरते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मिस्टर एडम जिनवू को आगे बताते हैं कि हमारे हंटर को मारने के बाद वो वहाँ से डिसअपेयर हो गए और उसके बाद हंटर ब्यूरो उनको सीक्रेटली ढूंढ रहा था, मानो जैसा कि वो हवा में गायब हो गए हो। मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन इन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट यही है कि इसी पिक्चर को सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जा रहा है इन सभी के पीछे। ये जो कुछ भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उन सभी के पीछे इसी पिक्चर में जो इंसान है उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इन सभी के लिए। जिसके बाद जिनवू उससे बोलता है कि लेकिन आखिरकार तुमने एग्जैक्टली मेरे को यही पिक्चर क्यों दिखाई, यही फोटो क्यों दिखाई तुमने मेरे को एग्जैक्टली? जिसपे मिस्टर एडम जिनवू को बताते हैं असल में जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस है, इस साल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दुनिया भर के जितने भी गिल्ड है उनके रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्फ्रेंस में एक साथ होंगे और अमेरिका हंटर ब्यूरो उनका इरादा ये है कि वो रेड नोटिस जारी कर देंगे इस इंसान के खिलाफ। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी प्रकार से सीक्रेट नहीं रहेगी। वो आगे बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत कीमती चीज गवाई है, एक नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर को, और उस इंसिडेंट के बाद से वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सब के पीछे जिसका भी हाथ है उसको पकड़े, किसी भी हालात में पकड़े। और हम हंटर ब्यूरो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहते हैं।
हंटर सांग जिनवू, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको मैं ये बता सकूं इससे पहले कि ये अनाउंसमेंट पब्लिकली कर दी जाए। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ आपको बताने के लिए आया था। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये बात नहीं बताता उसके बाद भी आप खुद ही शॉक हो जाते, क्योंकि आपको उस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जाता और वहाँ पर खुद ही आप अपने फादर की फोटो इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना उससे पहले ही बता दिया जाए। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे फादर, जो कि आज से लगभग 10 साल पहले ही मिसिंग हो गए थे, एक मॉन्स्टर की तरह वापस आए हैं। तभी मिस्टर एडम का जो बॉडीगार्ड होता है वो उससे पूछता है कि सर आप ठीक तो है ना, जिसपे वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरे शरीर में पानी की कमी हो गई थी, ठीक है मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एडम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो टेलीकिनेसिस है, ये बहुत ही ज्यादा अलग डिफरेंट लेवल का हाई रैंक मैजिक है और इसकी हेल्प से हंटर किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं। मेरे को लगता था कि नेशनल अथॉरिटी रैंक के जो हंटर होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास पावर होती है कि वो टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर सांग जिन-वू के पास भी पावर है। नहीं, ये तो छठा नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर है। मेरे को वाइस चेयरमैन को इसके बारे में जितना जल्दी हो सके बताना होगा। तो दोस्तों, असल में जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। पूरी दुनिया में से हर देश में से एक गिल्ड को चुना जाता है और इसमें उस गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाता है, जो कि एक्चुअली पूरी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो करंट इवेंट्स हो रहे होते हैं उन चीजों के ऊपर बात की जाती है ताकि भविष्य में जो हंटर वर्ल्ड है उसको और भी ज्यादा सुरक्षित किया जा सके और सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने उन सभी गिल्ड की लिस्ट जारी की है जिनको उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया है। काफी सारे गिल्ड्स इसके अंदर होते हैं और कोरिया का भी एक गिल्ड होता है जो कि होता है एजिन गिल्ड, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है वो है अपना सांग जिन-वू। कोरिया का जो एजिन गिल्ड है वो इस समय पूरी दुनिया भर में एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई उसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यार अपने जिन-वू ने काम ही ऐसा है। अब ऐसे काम करोगे तो दुनिया तो आपका नाम याद ही रखेगी ना, आपके बारे में बात ही करेगी। यहाँ तक कि जो अमेरिकन हंटर ब्यूरो है उन्होंने इस चीज को भी रिकॉग्नाइज किया है। वो ये मानते हैं कि इस इंसान के पास यानी सांग जिन-वू के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो काफी सारे गिल्ड के जो टॉप रैंक के हंटर्स हैं उन सभी को अकेला ही टक्कर दे सकता है। वो सभी लोग अगर मिल जाए तब भी वो जिन-वू का सामना नहीं कर पाएंगे, उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा ताकतवर है जिन-वू। इसके बाद हम लोग कोरिया में हो रहे एक कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर मिस्टर चोई से कुछ सवाल पूछ रहा होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है इस साल की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें इनवाइट किया गया है। काफी सारे लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं कि हंटर गिल्ड की जगह पर अर्जिन गिल्ड को इस कॉन्फ्रेंस में क्यों इनवाइट किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस बात के ऊपर मिस्टर चोई? जिसपे मिस्टर चोई उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मेरे को विश्वास है कि अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने जो भी डिसीजन लिया है वो एकदम सही लिया है। जिसपे वो कहता है कि एकदम सही मतलब क्या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जिसपे बताता है कि अरे बिल्कुल नहीं, मेरे को इस चीज के ऊपर बिल्कुल विश्वास है कि उन्होंने एकदम सही डिसीजन लिया है। क्योंकि सांग जिन-वू की अगर आपने पावर्स देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसपे रिपोर्टर उनसे बोलता है कि हाँ मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी जो अर्जिन गिल्ड है वो सिर्फ एक वन मैन शो है, यानी कि सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से पूरा गिल्ड ही चल रहा है। जिसपे मिस्टर चोई उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इंसान कोई और नहीं हंटर सांग जिन-वू है। अगर आप किसी गिल्ड के मेंबर को उनके कॉम्बैट कैपेबल स्किल पर डिफाइन करें, आप 100 से भी ज्यादा ऐसे गिल्ड मेंबर को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन तब भी वो लोग मिस्टर सांग जिन-वू का सामना नहीं कर पाएंगे। सांग जिन-वू के पास तब भी उनसे ज्यादा ताकत होगी। और एक ऐसा इंसान जिसने जेजू आइलैंड के ऊपर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और साथ ही में अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसमें भी देखिए, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी कंट्री में अर्जिन गिल्ड से बेस्ट कोई हो सकता है। जिसपे रिपोर्टर उनसे कहता है कि हाँ ठीक है, ये सब आपकी बात ठीक है, उसमें हंटर गिल्ड ही कोरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी सी इस न्यूज को सुनने के बाद कि एजिन गिल्ड को हंटर गिल्ड की जगह पर बुलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये बात अजीब नहीं लग रही? क्या आप इस बात से हैप्पी हैं? जिसपे वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, हाँ मैं थोड़ा सा नाराज हूँ क्योंकि मैं हर साल जाता था, इस साल नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मिस्टर सांग जिन-वू जा रहे हैं। मैं इस चीज के ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ और हम सभी लोग हंटर्स के ऊपर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम कि कौन सा मॉन्स्टर कब आ जाए। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और सच तो ये है कि मेरा गिल्ड सिर्फ मिस्टर सांग जिन-वू की वजह से यहाँ पर वापस जिंदा आ पाया। और सच बताऊं तो मेरे को भी काफी ज्यादा फील प्राउड हो रहा है कि मिस्टर सांग जिन-वू को
कोरिया का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना गया है। मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। और फिर ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाते हैं, मिस्टर चोई वहाँ से वापस बाहर आ रहे होते हैं। तभी उनके हंटर गिल्ड का एक मेंबर जो होता है, असिस्टेंट उनको आके बताता है कि सर, मॉर्निंग में जो एक गेट अपीयर हुआ था, हमको उस गेट के अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। असल में वो एक ए रैंक का गेट है और हमने मेजर किया है, वो उतना ज्यादा हाई भी नहीं है, चिंता मत कीजिए आप। जिसपे वो कहते हैं ओ ये तो काफी बढ़िया है। मिस्टर चोई उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्या अर्जुन गिल्ड ने परमिट के लिए दोबारा से अप्लाई किया? जिसपे बताता है कि नहीं सर, रिसेंटली तो उन्होंने ज्यादा कुछ अप्लाई वगैरह नहीं किया। तो सर असल में मिस्टर सांजिन को 4 दिन हो चुके हैं जापान से वापस आए हुए। तो बाकी सभी जो गिल्ड वगैरह है सियोल के, वो तो इस चीज के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ तो उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। मिस्टर चोई भी अपने मन में ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि मिस्टर जिनवू वापस आ गया है। और वो इस चीज के ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं कि जिनवू जापान जाकर वहाँ पे लोगों की जान बचाकर आया है और वापस कोरिया सेफली आ गया है। तभी उनका जो असिस्टेंट होता है वो उनको बताता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 40% से बढ़ गए हैं, क्योंकि अर्जुन गिल्ड की तरफ से हम लोगों को कंपटीशन ही नहीं आ रहा है। ये बात सुन के मिस्टर चोई थोड़ा सा दुखी होते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मजे ले रहे हो क्या? जिसपे कहता है कि सॉरी सर, माफ कर दो सर। जिसपे मिस्टर चोई कहते हैं कि चलो कोई नहीं, ये सब छोड़ो। वैसे क्या एसोसिएशन इस सब चीजों के बारे में जानता है? मिस्टर चोई अपने मन में सोच रहे होते हैं कि रैंक रीअसाइनमेंट टेस्ट से पहले वो काफी सारे गेट को एक ही दिन में क्लियर कर दिया करता था, और जब से वो एक एस रैंक का हंटर बना है तब से तो वो अदर गिल्ड की जो टेरिटरीज हैं वहाँ पर भी गेट्स को क्लियर कर रहा है। और अभी जो रिसेंटली ही जापान के अंदर एस रैंक का डंजन ब्रेक हुआ था, वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को उसने अपने अकेले दम पर हराया है। तो शायद इसीलिए वो थोड़ा सा आराम कर रहा होगा, पर इसीलिए शायद वो थोड़ा सा शांत है। चलो कोई नहीं। इसके बाद हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं, जिनके पास मिस्टर च्यूल आते हैं और वो मिस्टर गो को बताते हैं कि सर, चाइना से एक रिक्वेस्ट आई है, उन लोगों को मिस्टर सांजिनवू का डेटा चाहिए। जिसमें मिस्टर को उससे कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जिसमें वो कहता है कि नहीं सर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मिस्टर को कहते हैं कि फिर क्या चाहिए? मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि असल में उनकी रिक्वेस्ट में ये आया है कि वो लोग मिस्टर सांजिनवू से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके रेड के ऑफिशियल रिपोर्ट्स, उन सभी की उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो सभी मांग रहे थे वो सब। जिसपे मिस्टर गोस से कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो लोग एक टॉप रैंक हंटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना मांग कर, और तभी पूछते हैं कि लेकिन आखिरकार उन लोगों को मिस्टर सांजिनवू में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? उन लोगों को वैसे ये मालूम ही होगा ना कि मिस्टर सांजिनवू किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करते किसी कंट्री से। जिसपे मिस्टर च्यूल मिस्टर गो को बताते हैं कि सर, ये जो रिक्वेस्ट आई है ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, एक्चुअल में ये एक इंडिविजुअल ने भेजा है चाइना से। जिसपे कहते हैं क्या इनकी इंडिविजुअल ने कौन है वो? जिसमें मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि सर, ऐसा लग रहा है कि चाइना का जो 7 स्टार रैंक हंटर लिू जिगैंग है उसको मिस्टर सांजिनवू में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। शायद वो मिस्टर सांजिनवू के बारे में काफी कुछ जानना चाहता है। तो एक्चुअल में दोस्तों, हमारे सोलो लेवलिंग के अंदर जो चाइना है वो बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको अडॉप्ट नहीं कर रखा है। उसने अपना खुद का रैंकिंग सिस्टम बना रखा है हंटर्स के लिए, हंटर की रैंकिंग के लिए। तो जैसा की जो बाकी कंट्री करती है, जो हाईएस्ट रैंक होती है किसी भी हंटर की वो 5 स्टार की होती है, लेकिन इन लोगों ने 7 स्टार दे रखा है। और उन्होंने 7 स्टार की जो रैंक है वो सिर्फ एक ही इंसान को दे रखा है, जो कि है हंटर लिू जिगैंग। जिसमें मिस्टर च्यूल से कहते हैं अच्छा तो वो लिू जिगैंग है जिसको कि मिस्टर सांजिनवू में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। मिस्टर च्यूल आगे बताते हैं कि लिू जिगैंग जो है उसने जायंट टाइप के जो मॉन्स्टर्स है उनसे फाइट की थी, और इसीलिए शायद उसको हंटर सांजिनवू में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसने अपने अकेले दम पर सारे जायंट मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वो सिर्फ कुछ से लड़ रहा था और मिस्टर सांजिनवू ने सबको निपटा ही दिया। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ताकतवर लोग ताकतवर के बारे में सोच रहे हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर मिस्टर गो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो और या उसको सिर्फ एक रो डेटा भेज दो। इस तरफ हम लोग सेवेंजर्स गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट होती है वो उसको आके बताती है हंटर सांजिनवू शायद कल तक यूएस में आ जाएंगे। थॉमस एंड्रे कहता है ओ कोई बात नहीं। और तभी यहाँ पर कोई आता है जो कि थॉमस एंड्रे से कहता है कि सर आपने मेरे को कॉल किया था। तो असल में ये कोई और नहीं, ये एस रैंक का हंटर वांग डोंग सू होता है। वांग डोंग सू को देखते हुए थॉमस एंड्रे कहता है ओ परफेक्ट टाइम, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। जिसपे वांग डोंग सू कहता है हाँ बोलिए। थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि ठीक है मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ, सांजिनवू से भिड़ने की कोशिश मत करना, उससे कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। अब ये बात सुनकर वांग डोंग सू तो अंदर ही अंदर भाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है, मतलब उसका तो दिमाग खराब होता है कि ये क्यों बोल रहा है मेरे से ये। थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई और हंटर सांजिनवू के बीच क्या हुआ था, मेरे को पता है कि तुमको उसके ऊपर शक है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम आखिरकार उसके साथ क्या करना चाहते हो। जिसपे वांग डोंग सू से कहता है कि लेकिन तभी
थॉमस एंड्रे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि शांत, मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन कब दे दी। अब इतनी तेज चिल्लाते हुए देखकर वांग डोंग सू भी थोड़े समय के लिए डर सा जाता है, उसको भी थोड़ी सी मतलब अजीब सी फीलिंग होने जाती है, बेसिकली वो डर जाता है उससे काफी ज्यादा। थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट दूर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है, वो भी अपने मन में सोचते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको कि थॉमस एंड्रे ने टॉप रैंक के हंटर होने के बाद भी उनको वार्न किया है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। लेकिन फिर भी जो ये इंसान है वांग डोंग सू, ये हंटर सांग जुनवू के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। थॉमस एंड्रे वांग डोंग सू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हंटर सांग जुनवू से भिड़ने की कोशिश मत करना, उसको हाथ भी मत लगाना, अपने विला में जाओ और वहाँ पर आराम से एंजॉय करो अपने ब्रेक को। मुझे पता है कि तुम मेरी इस बात को अच्छे से समझोगे और मानोगे भी मिस्टर वांग डोंग सू। वांग डोंग सू भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है, समझ गया। थॉमस एंड्रे कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हालांकि वांग डोंग सू यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसके चलने के ढंग से ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो हरकत जरूर करेगा शायद, और वो काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट होती है थॉमस एंड्रे से बोलती है कि क्या इसका ध्यान रखना है। थॉमस एंड्रे कहता है कि नहीं नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब ठीक है लॉयरा, मिस्टर वांग डोंग सू को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में रखो जब तक कि हंटर सांग जिनवू यूएस से चला नहीं जाता। और वांग डोंग सू काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है। उसकी तो आंख में, मतलब उसकी आंख को देखकर समझा जा सकता है कि उसके आंख में बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो बदला तो लेगा मिस्टर सांग जिनवू से। थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट होती है वो उससे बोलती है कि क्या ये आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा, जिसपे थॉमस एंड्रे बोलता है कि वैसे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन झेला जा सकता है, मौत से तो बेहतर ही है ना। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।